अच्छा अच्छा, क्लिनिकल नोट्स हैं लोअर लिम्ब के। आउटलाइंस बहुत सारी, क्योंकि इसमें जितने इंपॉर्टेंट क्लिनिकल नोट्स थे मैंने सारे के सारे यहाँ पर पेस्ट कर दिए ताकि आपको एक जगह पर सब इकट्ठे मिल जाएं। ठीक है, फीमर के क्लिनिकल नोट्स हैं, टिबिया के हैं, ठीक है, मसल से रिलेटेड हैं, वेन्स से, उसके अलावा आर्टरी की पैल्पेशन से, मस्कुलर जो भी नोट्स होते हैं, ठीक है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम से रिलेटेड हैं, जॉइंट्स से रिलेटेड, ठीक है। ऑलमोस्ट हर क्लिनिकल नोट जो एग्ज़ाम में आ सकता है या इवन आपको आगे फ्यूचर लाइफ में क्लिनिकली काम आएगा वो मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। ठीक है, इनके अलावा जो रह गए वो भी आप एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, लेकिन ज़्यादा लंबे चौड़े में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये मतलब समरी है सारी इंपॉर्टेंट की। ठीक है, नर्व डिटेल से डालनी है इसलिए कि नर्व आ सकती है एग्ज़ाम में। अच्छा, ब्लड, सबसे पहला क्लिनिकल नोट है ब्लड सप्लाई टू द फेमरल हेड एंड नेक फ्रैक्चर्स। ठीक है, अब जब भी पहले थोड़ा सा फीमर की ब्लड सप्लाई को रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें याद आ जाए कि हम इस नोट को पढ़ क्यों रहे हैं। अगर ये नेक ऑफ, ठीक है, हेड ऑफ फीमर है और नेक ऑफ फीमर है ना, तो आपको याद है कि एक ब्लड वेसल ऊपर से आकर हेड को सप्लाई करती जो कि ऑप्टियूरेटर आर्टरी की ब्रांच थी और राउंड लिगामेंट ऑफ द फीमर के अंदर जाती है। उसके अलावा ब्लड वेसल्स जो हैं वो यहाँ पर एनास्टोमोसिस बनाते हैं जिनका नाम है ट्रोकेंटेरिक और क्रूशिएट एनास्टोमोसिस। ये क्या होती है? ये फेमरल आर्टरीज की ब्रांचेस होती हैं और यही असेंड कर रही होती हैं। ठीक है, अब आ जाता है हमारा क्लिनिकल नोट। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए वेस्कुलर नेक्रोसिस हेड ऑफ फीमर का फ्रैक्चर के बाद हो सकता है। ए वेस्कुलर, आप इसके वर्ड्स को देखो तो ए का मतलब एब्सेंट वेस्कुलर ब्लड सप्लाई ना होने से, नेक ऑफ फीमर के फ्रैक्चर के बाद। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो मेन ब्लड सप्लाई है वो नेक से सेंड कर रही है। अगर यहाँ से ये फ्रैक्चर होता है, सीवर होता है, तो ब्लड सप्लाई इम्पैक्ट होगी। यंग लोगों में जो हेड की एपिफिसिस है उसको ऑप्टियूरेटर आर्टरी सप्लाई करती है, इसको भी हमने डिस्कस किया, जो हेड के अंदर जाती है थ्रू द राउंड लिगामेंट। ठीक है, अब जो नेक का अपर पार्ट है उसकी बहुत वास्ट ब्लड सप्लाई होती है। कहाँ से आती है? मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमरल आर्टरी से। ये ब्रांचेस जो हैं जॉइंट कैप्सूल के अंदर पिरस करके साइनोवियल मेम्ब्रेन से डीप जाकर बोन को सप्लाई करती है। जब तक एपिफिजियल कार्टिलेज यानी कि ग्रोथ प्लेट वहाँ पर मौजूद होती है, जब तक एक बंदा अपनी प्यूबर्टी को नहीं पहुँचता, इन दो सोर्सेज ऑफ ब्लड के दरमियान कोई कम्युनिकेशन नहीं होता। यानी कि समझिए, मैं यहाँ पर इसको ग्रीन से बनाऊंगी कि ये जो यहाँ पर वो पोर्शन है जो बोन की ग्रोथ करा रहा है। ठीक है, बोन इस तरह ग्रो करती है बच्चों, ये ऊपर वाला पोर्शन है, ये नीचे वाला पोर्शन है बोन के, ये दरमियान में ग्रोथ प्लेट होती है और ग्रोथ प्लेट पे दोनों डायरेक्शन यानी ऊपर की तरफ भी बोन ऐड होती जाती है और नीचे की तरफ भी बोन ऐड होती जाती है और अल्टीमेटली ये फ्यूज हो जाता है। ठीक है, अब यही बात हो रही है यहाँ पर कि जब तक ये एपिफाइसिस यहाँ पर मौजूद है, ये जो दो सोर्सेज है ना, एक ये वाला और ये नीचे वाला, इनके दरमियान आपस में कोई कम्युनिकेशन भी नहीं है। लेकिन जब एक दफ़ा बंदा एडल्ट हो जाता है उसके बाद एपिफिजियल कार्टिलेज या फिर ग्रोथ प्लेट डिसअपियर हो जाती है और इन दोनों सोर्सेज के दरमियान एनास्टोमोसिस बन जाता है। ठीक है, ये वाली पिक्चर यानी कि प्यूबर्टी के बाद इन सोर्सेज के दरमियान में एनास्टोमोसिस एग्जिस्ट करेगा। अब अगर फीमर की नेक का फ्रैक्चर हो जाए तो वो या तो कम्प्लीटली या इनकम्प्लीटली इंटरप्ट करेगा ब्लड फ्लो टू द हेड तक। ठीक है, कुछ ब्लड जो है वो राउंड लिगामेंट ऑफ फेमरल हेड से आ जाता है। ठीक है, यानी कि ये वाली ब्लड वेसल कुछ हद तक ब्लड सप्लाई करती है, लेकिन जिन केसेस में ये एडिकेट नहीं होता, कम ब्लड सप्लाई करती है या प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होती, उन केसेस में हेड का एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो जाता है। यानी कि जिस तरह टिश्यू को ब्लड ना मिलने से इस्कीमिया हो जाता है, इसी तरह बोन को ब्लड ना मिलने से एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो जाता है, टिश्यू डेथ हो जाती है। ठीक है, ये देखिए यहाँ इस पिक्चर से हमने शो किया हुआ है कि अगर नेक ऑफ द फीमर का फ्रैक्चर हो जाए तो ब्लड सप्लाई किस तरह इम्पैक्ट होगी, यानी जो ब्रांचेस के नीचे से जा रही थी वो इम्पैक्ट हो जाएगी। नेक ऑफ फीमर और कॉक्सा, वेल्गा और वेरा की बात करते हैं। हमने पढ़ा था जब फीमर स्टडी की थी कि फीमर की नेक के और फीमर की शाफ्ट के दरमियान एक एंगल एग्जिस्ट करता है। ठीक है, बच्चों में ये एंगल 160 है और एडल्ट्स में ये एंगल 125 है। ठीक है, इस एंगल का एडवांटेज क्या है? ये जो एंगल है ना बच्चों, ये स्टेबिलिटी
और मोबिलिटी के दरमियान बैलेंस है, यानी कि ये एंगल एक अच्छी रेंज में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हुए मोबिलिटी देता है, ठीक है। अगर अब ये एंगल किसी रीजन की वजह से इंक्रीज हो जाता है तो इस कंडीशन को हम कॉक्सा वेल्गा कहते हैं, ठीक है। वेल्गा वर्ड आप वल्गर से याद रख सकते हैं, एक्सट्रीम, ठीक है, ऐसे आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। और ये किस तरह की कंडीशन में होता है, जिसमें कंजेनिटल डिस्लोकेशन होती है हिप की, यानी कि बर्थ के टाइम से ही हिप जॉइंट प्रॉपर एसिटाबुलम में फिक्स नहीं होता। उसमें उसमें क्या होगा, एंगल बड़ा होगा और एडक्शन लिमिट हो जाएगी, यानी कि अगर ये वाला एंगल देखिए, अगर ये एंगल इस तरह है लेकिन इसकी निस्बत इंक्रीज हो जाता है एंगल, तो क्या नुकसान होगा, तो बोन जो है वो मिड पॉइंट से ज़्यादा करीब नहीं आ सकेगी, तो एडक्शन लिमिटेड होगी। इसी तरह इस एंगल में डिक्रीज को कॉक्सा वेरा कहते हैं। ये तब होता है जब फीमर की नेक फ्रैक्चर होती है या फिर फीमर का जो एपिफाइसिस है, यानी ग्रोथ प्लेट, जो ग्रोइंग पोर्शन मैंने बताया ना दरमियान में होता है दोनों एंड्स के, अगर वो स्लिप हो जाए किसी भी ट्रॉमा की वजह से, तो इस केस में एब्डक्शन लिमिट होगी। अब यानी एंगल ही छोटा है तो यहाँ से लेग को दूर ले जाना मुश्किल होगा। इस वाली पिक्चर में देखिए ये नॉर्मल एंगल है, ठीक है। कॉक्सा वेल्गा में देखिए ये वाला एंगल इंक्रीज हो गया, ये नॉर्मल एंगल है ना, ये 125 डिग्री है एडल्ट में, ठीक है। कुछ बुक्स में इसकी रेंज लिखी हुई है 120 से 140, कुछ में 124 से 139 लिखी है, वो मुख्तलिफ टेक्स्ट हैं, ठीक है। लेकिन ये वेल्गा में देखिए, ये देखिए इन्होंने 126 से 139 रेंज लिखी है, ठीक है। कॉक्सा वेल्गा में 140 से ज़्यादा है ये रेंज, और कॉक्सा वेरा में लेस देन 125। अब जब कॉक्सा वेल्गा होगा तो बोन का एंगल इंक्रीज है और ये बोन यहाँ पर फिक्स है और ये मूव करके करीब नहीं आ सकती मिड ऑफ द बॉडी के, तो इस केस में एडक्शन लिमिटेड होगी। इसी तरह ये कॉक्सा वेरा है, अगर बोन इस तरह करके फिक्स है एसिटाबुलम के साथ, तो ये यहाँ से बाहर की तरफ मूव नहीं कर सकती, जैसे हम लेग नॉर्मली उठाकर, जैसे असेंबली में नेशनल एंथम के टाइम स्टैंडर्ड ईज होता था ना, आप अपनी लेग पूरी उठाकर बाहर रखते थे, एबडक्शन करते थे, वो चीज़ पॉसिबल नहीं होगी अगर ये एंगल ऐसा है। वजह क्या है कि बाहर एसिटाबुलम जो है वो रब करेगा इसके साथ, इसको एडिकेटली मूव, जो बॉल एंड सॉकेट वाला पर्पज है वो प्रॉपरली पूरा हो ही नहीं सकेगा, मोबिलिटी की जगह ही नहीं मिलेगी। अब देखिए इस पिक्चर से आपको थोड़ा क्लियर होगा, ये देखिए नॉर्मल एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, इसमें एडक्शन भी पॉसिबल है, एबडक्शन भी पॉसिबल है। इसकी निस्बत अब कॉक्सा वेरा या डिक्रीज्ड एंगल में देखिए, अब डिक्रीज एंगल में क्या है, ये लेग यहाँ पर ऐसे करके समझे स्टिफ है और ये यहाँ से बाहर मूव नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ से ये इसके साथ इसको ये अलाउ ही नहीं करेगा मोबिलिटी। अच्छा, उसके बाद कॉक्सा वेल्गा की बात करते हैं, इसमें अब एंगल इंक्रीज हो चुका है, एंगल जो है इस तरह सेट है, अब ये लेग अंदर की तरफ मूव नहीं कर सकती क्योंकि डायरेक्शन जो है एंगल की वो ये है, ठीक है। अब ये यहाँ से ये जगह इसको अलाउ नहीं करेगी फिक्सेशन यहाँ पे मूव करने में, ठीक है, क्योंकि मूवमेंट जो है असिटाबुलम और नेक एंगल शाफ्ट का एक लेवल है, उतनी डिग्री का एंगल बनना मोबिलिटी अलाउ करता है। एंगल ज़्यादा होता है तब भी मूवमेंट इम्पैक्ट होती है, एंगल कम होता है तब भी मूवमेंट इम्पैक्ट होती है। एंगल ज़्यादा होने से लेग का अंदर आना मुश्किल होगा, एंगल कम होने से लेग का बाहर जाना मुश्किल होगा, ठीक है। शेंटन लाइन की बात करते हैं, वैसे ये रेडियोलॉजिकल टॉप पॉइंट है, लेकिन आपको सिर्फ बता दूं, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इसमें डीप नहीं जाना। शेंटन लाइन जो है एक इमेजिनरी लाइन है, आप ड्रॉ करते हो एक्सरे के ऊपर, अगर ये स्मूथ बन जाए ना, जैसे ये बनी हुई है, इसका मतलब नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन अगर ये इस तरह शैटर्ड बने ना, यानी कि प्रॉपर स्मूथ ना हो, देखिए कि ये वाली थोड़ी सी ज़्यादा इस तरह है और ये थोड़ी सी इस तरह है, ठीक है। तो आपको पता चलता है या तो हिप की डेवलपमेंट का फॉल्ट है, डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया है हिप का, या नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर्ड है। क्योंकि देखिए नॉर्मल एंगल बनने के लिए ज़रूरी है ना, क्योंकि एंगल बन रहा है इसके दरमियान है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। मैं आपको यहाँ बनाकर दिखाऊंगी एक्सरे से हटके ताकि आपको समझ आए। ये बच्चों को याद है ये क्या था सेंटर में, प्यूबिक सिम्फिसिस, ये दो चीज़ें क्या थी, ये ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन थी, ठीक है। इस ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन का जो सुपीरियर बॉर्डर है ना बच्चों, इसके और यहाँ पे जो नेक ऑफ फीमर है ना, उसके दरमियान ये एंगल है, नेक ऑफ फीमर के इन्फीरो मीडियल बॉर्डर पर, यानी कि अगर यहाँ पर फेमरल नेक है ना, उसके बॉर्डर पर ये एंगल है। अब ये लाइन स्मूथ है, इसका मतलब नॉर्मल है, लेकिन अगर ये ब्रेक है, जाहिर है अगर हिप जॉइंट नॉर्मल नहीं है या फ्रैक्चर होकर ये अपनी जगह से डिस्प्लेस हो चुकी है, तब भी ये लाइन ब्रेक आएगा इसमें।
तो ये चीज़ हमें पता चल जाएगी। अच्छा, उसके बाद ये इस पिक्चर से आपको शेंटन लाइन ज़रा क्लियर हो जाएगी और इससे ज़्यादा बस डिटेल में नहीं जाना। देखिए कि डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया में ये ब्रोकन है लाइन, क्योंकि हिप जो है वो प्रॉपर एंगल नहीं बना रहा, और जो हमें स्मूथनेस चाहिए थी सुपीरियर बॉर्डर ऑफ ऑप्टिरेटर फोरामेन और इंफीरियर मीडियल एंगल ऑफ द नेक ऑफ फीमर में, वो हमें यहाँ नहीं मिल गई। फीमर के फ्रैक्चर्स की बात करते हैं। फीमर के जो नेक के फ्रैक्चर्स हैं बच्चों, वो दो टाइप के हैं। एक का नाम है सब कैपिटल, एक का नाम है ट्रोकेंटेरिक। ठीक है, कैपिटल वर्ड इज फॉर हेड, तो सब कैपिटल का मतलब है हेड से नीचे, और ट्रोकेंटेरिक आपको पता है ट्रोकेंटस। अब जो सब कैपिटल फ्रैक्चर है बच्चों, ये एल्डरली में होता है और ये माइनर ट्रिप या स्टम्बल्स होता है, यानी कि अगर कोई एल्डरली स्पेशली वुमेन खड़े खड़े लड़खड़ा जाते हैं ना जैसे अक्सर, तो उनमें ये फ्रैक्चर हो जाता है। वजह क्या है? क्योंकि ये मेनोपॉज के बाद होता है ज़्यादातर। बोन वीक हो चुकी होती है, हैवी वेट बेरिंग बोन, ऑलरेडी बॉडी का वेट होता है, ज़रा से स्टम्बल करने से जो हेड का मतलब हेड की बेस है वो वीक होती है, वो फौरन फ्रैक्चर हो जाती है। अब जेंडर डिस्पोजिशन क्यों है, वुमेन में ही क्यों कॉमन है? वजह ये है कि वुमेन के अंदर जो बोन है, कॉर्टिकल बोन और ट्यूबैक्युलर बोन, ये वीक हो जाती है ड्यू टू एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी। जिस टाइम मेनोपॉज की एज आती है ना बच्चों, मेंस्ट्रुअल साइकिल सिसेट हो जाता है, उसके बाद बोन्स वीक हो जाती हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्लिनिकली बच्चों, जब मेनोपॉज हो जाता है ना, तो कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी बोन को स्ट्रेंथन नहीं कर सकती, क्योंकि बोन में एडिकेट मिनरल डिपोजिशन के लिए हार्मोन्स का इन्फ्लुएंस इम्पॉर्टेंट है। फीमेल में एस्ट्रोजन का, मेल में टेस्टोस्टेरोन का। टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा पावरफुल होता है इस मामले में, इसी वजह से मेल्स की बोन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जबकि फीमेल्स का एस्ट्रोजन कंपैरेटिवली लेस स्ट्रेंथ होती है उसमें, इसीलिए फीमेल की बोन भी वीक होती है। अब जब 50 प्लस की एज पर पहुंचने के बाद मेनोपॉज हो जाता है, तो उस टाइम बोन्स कैल्शियम को भी उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं करती जिस तरह प्री मेनोपॉजल स्टेट में करती थी। वापस आते हैं कॉर्टिकल और ट्रेबेक्युलर बोन की, तो बच्चा जो वाइटिश नजर आ रहा है ना, ये कॉर्टिकल बोन है, और ट्रेबेक्युलर बोन अंदर वाली साइड पे बोन होती है। आसान लफ्जों में आप इसको ऐसे समझेंगे कि जैसे टॉम एंड जेरी में आप देखते हैं ना, जब जेरी चीज के अंदर चला जाता है, जैसे स्ट्रक्चर होता है वोवन, ये स्पॉन्ज पॉप के जैसा, वो ट्रेबेक्युलर बोन होती है। ठीक है। अच्छा, अब एवेस्कुलर नेक्रोसिस हेड का हो जाता है, वो इसकी कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। अगर फ्रेगमेंट्स इम्पैक्ट ना हो तो डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, यानी कि अगर बोन इस तरह क्रश हो कि पीसेस बन जाए तो फिर पीसेस डिसलोकेट होंगे, लेकिन अगर ज़्यादा ट्रॉमा है, पीसेस नहीं बने, तो बोन का जो पोर्शन सेपरेट हुआ है वो डिसलोकेट हो जाएगा। ठीक है, यानी आसान लफ्ज़ों में ये कि जो चीज़ शैटर होती है वो डिस्प्लेस होने के बजाय अगर स्ट्रक्चर पूरा इंटैक्ट रहेगा तो पूरी की पूरी बोन डिस्प्लेस होती है। अब अगर आप रिकॉल करें ह्यूमरस के क्लिनिकल नोट्स को, तो मैंने आपको बताया था कि बोन जब अपनी जगह पर इंटैक्ट होती है, जैसे इस केस में बात करें कि ऊपर हिप जॉइंट से फीमर अटैच्ड है और नीचे नी से अटैच्ड है, ठीक है, तो इस केस में इसके ऊपर मसल्स अटैच हैं। लेकिन अब अगर बोन फ्रैक्चर हो जाती है, कहीं से भी ब्रेक आ जाता है, तो जो जो मसल जहाँ जहाँ अटैच था वो उस फ्रेगमेंट को पुल करके अपनी तरफ ले जाएगा। तो ये चीज़ यही आपको इस तरह समझ आ जाएगी। ठीक है, ट्रेबेक्युलर बोन स्पॉन्जी या स्पॉन्जी कह लें इसको। ठीक है, अच्छा अब क्या है, अब क्योंकि स्ट्रॉन्ग मसल ऑफ थाई जिसमें रेक्टस फीमोरस, एडक्टर मसल और हैमस्ट्रिंग मसल हैं, ये सारे डिस्टल फ्रेगमेंट को ऊपर की तरफ खींचेंगे क्योंकि इनकी अटैचमेंट डिस्टल फ्रेगमेंट के ऊपर है। ठीक है, और लेग शॉर्ट हो जाएगी, जाहिर है बोन को ऊपर की तरफ खींच लो, यानी कि इस तरह पूरा फ्रेगमेंट था जब फिक्स थी, जब ब्रेक हुआ आप इस वाले पोर्शन को ऊपर की तरफ खींच लो तो क्या पिक्चर बनेगी, ये और ये थोड़ा ओवरलैप होगा, तो इससे क्या होगा, लेग की लेंथ शॉर्ट हो जाएगी। आपको कैसे पता चलेगा, आप एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन से लेकर एडक्टर ट्यूबरकल या मीडियल मेलियोलस तक मेजर करोगे। ठीक है, अच्छा इसी तरह जो ग्लूटियस मैक्सिमस है, पिरिफॉर्मस है, ऑप्टिलेटर इंटरनस है, गैमेलाई है, कॉर्डेटस फेमोरस है, ये सब डिस्टल फ्रेगमेंट को लेटरली रोटेट करेंगे। आपको कैसे पता चलेगा, लेटरल रोटेटर्स एक्ट करें कि जो टोज है ना वो लेटरली पॉइंट करेंगे। ये देखिए, ये जो बंदे का फुट बाहर की तरफ है ना, क्या हुआ है कि फ्रैक्चर फीमर का होने के बाद जो डिस्टल पोर्शन है उस पर लेटरल रोटेटर ने एक्ट किया है और उसको लेटरल साइड पर रोटेट कर दिया। ठीक है, यानी कि बोन के ब्रोकन फ्रेगमेंट्स पे जो ज़्यादा पावरफुल मसल अटैच होता है ना, उस फ्रेगमेंट को उस डायरेक्शन में रोटेट कर लेता है। बोन फीमर के डिस्टल पोर्शन पर
लेटरल रोटेटर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। आपको याद है लेटरल रोटेटर्स कौन से थे? ग्लूटियल रीजन के मसल्स को हमने कहा था ना, सुपरफिशियल और डीप ग्रुप, उसमें एब्डक्टर जो लेटरल रोटेटर्स था जो डीप ग्रुप था, तो ये वो ये है, ठीक है। ट्रोकेंटेरिक फ्रैक्चर जो है वो मिडिल एज और यंग लोगों में कॉमन है। अब लेकिन जो फ्रैक्चर लाइन है वो एक्स्ट्रा कैप्सूलर यानी कैप्सूल की रेंज से बाहर होती है, और क्योंकि दोनों पोर्शन की ट्रोकेंटर वाले रीजन की ब्लड सप्लाई बहुत प्रोफ्यूज होती है, तो यहाँ हीलिंग जल्दी हो जाती है। क्लिनिकल पिक्चर यहाँ भी यही बनेगी, ऐसी लेटरली टोज रोटेट करेंगे, उसी तरह लेग की लेंथ जो है वो शॉर्ट होगी, लेकिन ये है कि डिफरेंस होगा कि यंग और मिडिल एज लोगों में ये वाला फ्रैक्चर होगा। अच्छा, शाफ्ट की बात करें तो ये ज़्यादातर यंग और हेल्दी लोगों में होते हैं। अब यहाँ पर भी वही चीज़ है, प्रॉक्सिमल जो यानी अपर थर्ड है शाफ्ट का, ये जब फ्रैक्चर हुआ तो इसको इलियप्सोस फ्लेक्स करेगा, ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस एबडक्ट करेंगे, और ग्लूटियस मैक्सिमस, पिरिफॉर्मस, ऑप्टिरेटर इंटरनस, कैमिला, क्वाड्रेटस फेमोरस, ये सारे लेटरली रोटेट करेंगे। लोअर जो फ्रैगमेंट है उसको एडक्टर्स एडक्ट कर लेंगे, हैमस्ट्रिंग और क्वाड्राइसेप पुल करेंगे, और एंड पे लेटरल रोटेशन है बाय वेट ऑफ फुट, यानी कि पिक्चर तकरीबन वही बनती है लेटरल रोटेशन, सिर्फ फ्रैगमेंट की डिस्प्लेसमेंट का फर्क आ जाता है। अब अगर आप एक दफ़ा मसल्स की अटैचमेंट पढ़ लें कि कौन सा फ्रैगमेंट कहाँ लोकेटेड है, तो आप इस चीज़ को क्लियरली समझ सकेंगे। मिडिल थर्ड में भी सेम चीज़ है। अब यहाँ पर क्या है कि जो नीचे वाला पोर्शन है ब्रोकन डिस्टल पोर्शन, उसको हैमस्ट्रिंग और क्वाड्राइसेप पुल करेंगे, कंसीडरेबल शॉर्टनिंग होगी, ठीक है। डिस्टल फ्रैगमेंट जो है वो बैकवर्ड रोटेट हो सकता है गैस्ट्रिकनीमियस के पुल की वजह से, क्योंकि अब डिस्टल फ्रैगमेंट पे लेग का पुल भी स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, थर्ड जो पोर्शन है डिस्टल थर्ड ऑफ शाफ्ट ऑफ फीमर, इसमें ये होगा कि अब एक चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट है। पहले ये होता था ना कि जब बोन फ्रैक्चर होती थी, जैसे प्रॉक्सिमल थर्ड फ्रैक्चर हुआ तो डिस्टल पोर्शन बड़ा था, ठीक है। मिडल थर्ड फ्रैक्चर हुआ तो तकरीबन डिस्टल पोर्शन बराबर था, लेकिन जब अब डिस्टल थर्ड फ्रैक्चर हो रहा है तो डिस्टल पोर्शन लेंथ में कम है। अब क्या होगा, यहाँ पर जो लेग के मसल है ना वो ज़्यादा इंटरफेयर करेंगे, ठीक है। जो छोटा ब्रोकन डिस्टल पोर्शन है उसको लेग के मसल ज़्यादा इंटरफेयर करेंगे एज कम्पेयर टू द लार्जर पोर्शंस, ठीक है। अब क्या होगा, इस पोर्शन पे गैस्ट्रोक्नीमियस के पुल की वजह से पीछे की तरफ आने की वजह से फीमर के पॉप्लिटियल आर्टरी पे भी प्रेशर पड़ सकता है, और उससे लेग और फुट का ब्लड फ्लो इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि आपको पता है ना फीमर का डिस्टल पोर्शन जो है वो नी जॉइंट बना रहा है, इसके पीछे पॉप्लिटियल फोसा है। अगर नी जो फीमर बोन का डिस्टल पोर्शन पीछे की तरफ पुल हो तो वो पॉप्लिटियल फोसा पे प्रेशर डालेगा, वहाँ पर सबसे डीप स्ट्रक्चर क्या है जो बोन के पास है, वो पॉप्लिटियल आर्टरी है, ठीक है। अब इस सब से ये समरी ये है कि अगर आपको पता हो कि कौन सा मसल कहाँ अटैच है, तब आप उसको करेक्शन भी कर सकते हो, क्योंकि तब आपको पता है ना कि मैंने किस किस मसल के पुल को अपोज करना है ताकि मैं जगह से वापस लाऊं। देखिए, एक चीज़ आपको कहीं से खींच कर बाहर निकालनी है तो आपको इस चीज़ का अंदाजा होना चाहिए कि वो कितना हार्डली स्टक हुई है। इसी तरह आपको मसल्स ने जिन्होंने टूटे हुए फ्रेगमेंट्स को रोटेट, एबडक्ट या फ्लेक्स कर दिया, आपको अंदाजा होना चाहिए कि आपको कितनी स्ट्रेंथ चाहिए कि आप उन मसल्स को ओवरकम करके फिक्स करके वापस बोन को लगा दो, ठीक है। उसके बाद फिर इसको स्प्लिंट करके जो भी इमोबिलाइज करना है। टिबिया और फिब्यूला के फ्रैक्चर्स कॉमन है। यहाँ पे अगर यहाँ एक चीज़ डिफरेंट है रेडियस और अल्ना से बच्चों, वहाँ इस तरह था ना कि एट अ टाइम रेडियस अल्ना का फ्रैक्चर था, या फिर ये होता था कि अगर रेडियस फ्रैक्चर है तो अल्ना डिसलोकेट होती थी, अल्ना फ्रैक्चर है तो रेडियस डिसलोकेट होती थी। यहाँ पर अगर एक बोन फ्रैक्चर होती है तो दूसरी स्प्लिंट या सपोर्ट के तौर पर एक्ट करती है और डिस्प्लेसमेंट मिनिमल होती है, ठीक है। टिबिया का जो फ्रैक्चर होता है ना ज़्यादातर ओपन फ्रैक्चर होता है। फ्रैक्चर की दो क्लासिफिकेशन में दो मेन टाइप्स हैं, ओपन और क्लोज फ्रैक्चर। ओपन वो फ्रैक्चर है जिसमें बोन फ्लैश को स्किन को कट करके बाहर एक्सपोज हुई होती है, जबकि क्लोज वो फ्रैक्चर हैं जिसमें बोन स्किन के अंदर ही होती है। फिर आगे उसमें फर्दर टाइप्स हैं कि कौन सा फ्रैक्चर है, स्पाइरल है, कम्युनिटेड है, ग्रीन स्टिक है, वो सब डिटेल में जाते हैं, ओपन और क्लोज तक रहते हैं, ठीक है। अब टिबिया की बात करते हैं तो टिबिया के ज़्यादातर फ्रैक्चर्स ओपन है। वजह क्या है कि टिबिया सबक्यूटेनियस है, आपको शिन का पता है ना सारी, ठीक है, क्योंकि टिबियल ट्यूबरोसिटी से लेकर सबक्यूटेनियसली ये फील होती है, तो इसलिए अगर टिबिया फ्रैक्चर होती है तो उसका फ्रैक्चर ओपन होता है, आपको स्किन के बाहर नजर आएगी टिबिया बोन। अब ये बच्चा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लिनिकल के, जो डिस्टल थर्ड ऑफ शाफ्ट ऑफ टिबिया के फ्रैक्चर है ना, उसमें
डिलेड यूनियन होती है, ये नॉन यूनियन होती है, यानी कि बोन अगर जुड़ती है तो बाकी बॉडी की बोन से ज़्यादा टाइम लेती है या फिर जुड़ती ही नहीं है। वजह क्या है कि जो न्यूट्रिएंट आर्टरी है वो टीयर आउट हो जाती है फ्रैक्चर लाइन पे, जहाँ फ्रैक्चर हुआ वहाँ न्यूट्रिएंट आर्टरी है, बोन को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी डैमेज हो जाती है। ठीक है, इस फ्रेगमेंट का ब्लड फ्लो कम होता है। और दूसरी बात है कि फिब्यूला जो इंटैक्ट होती है ना, वो भी मसल्स को आपस में करीब नहीं आने देती। बेशक वो सपोर्ट के तौर पर एक्ट कर रही होती है, लेकिन उसका सपोर्ट इतना स्ट्रांग होता है कि वो बोन्स के फ्रेगमेंट को भी करीब जुड़ने नहीं देती। तो ये सिनेरियो आ जाता है। अगर आप पूछें कि लोअर लिम्ब में से कोई दो बोन के क्लिनिकल सिनेरियोज आएंगे, वो क्या होंगे? 3 करके। एक ये होगा कि एक इसी तरह सिनेरियो होगा कि एल्डरली लेडी है, 65 ईयर ओल्ड, उसने स्टम्बल किया है, तो अब उसके बाद उसकी लेग जो है वो शॉर्ट लग रही है, मतलब अगर वो खड़ी होती है तो ज़मीन पे टच नहीं हो रही, और उसका टो बाहर की तरफ रोटेटेड है। आपके माइंड में फ़ौरन क्लिक करना चाहिए कि एल्डरली है, हैवी फीमेल, स्टम्बल भी किया है, लेग शॉर्ट होगी, लेटर रोटेट है, तो ये नेक ऑफ फीमर का फ्रैक्चर है या सब कैपिटल फ्रैक्चर है। ठीक है, हेड का नेक का भी ऑलमोस्ट यही पिक्चर आती है। ठीक, एक बात दूसरा अगर पूछेंगे, दूसरा सिनेरियो ये होगा इसी तरह के, एक एल्डरली फीमेल है, उसका मोटर व्हीकल एक्सीडेंट होता है, उसकी जो है ना वो लेग 6 मंथ्स हो गए हैं लेकिन हीलिंग नहीं हो रही प्रॉपरली। अब रीजन बताओ, मेंशन द रीजंस व्हाई देयर इज डिलेड यूनियन या डिलेड हीलिंग। पहला रीजन आप बताओगे कि एज का फैक्टर, ज़्यादातर ओबीज लोगों का सिनेरियो होता है, फैटी। ठीक है, फीमेल्स का बताओगे एल्डरली है तो उसकी बोन्स वैसे ही वीक हैं। दूसरे बताओगे कि टिबिया का जितना लोअर लिम्ब का ब्लड फ्लो उतना एडिकेटली अच्छा डेवलप नहीं होता जैसे अपर लिम्ब का होता है। उसके अलावा जब टिबिया फ्रैक्चर होती है तो उसमें न्यूट्रिएंट आर्टरी डैमेज हो जाती है। ठीक है, ये 2-3 रीजंस लिखोगे। ये एक SCQ भी है, मेरे किसी एग्जाम में आया हुआ है फर्स्ट ईयर की या प्रॉफ में या इंटरनल। असल में हमारी एक फॉर्मेटिव असेसमेंट होती थी, एक सबमिटिव असेसमेंट होती थी, 2 असेसमेंट्स होती थी, तो उनमें से किसी एक का ही क्वेश्चन था, क्योंकि मैंने आंसर लिखा हुआ जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए। ठीक हो गया। प्रॉक्सिमल एंड ऑफ टिबिया का यही है कि टिबियल कंडाइल्स या प्लेचू, को पता है ना ये फ्लैट जो जगह है इसको प्लेचू कहते हैं, इस जगह के फ्रैक्चर्स हैं। ये कैसे होंगे? डायरेक्ट वॉयलेंस लेटरल साइड ऑफ नी की वजह से, जब गाड़ी का बम्पर आकर टकराएगा। ठीक है, अब टिबियल कंडाइल में या तो स्प्लिट फ्रैक्चर होगा या ब्रोकन अप होगा, और लाइन पास करेगी, फ्रैक्चर लाइन बिटवीन द 2 कंडाइल्स। ठीक है, ये आपको पता है ना, इस वाले रीजन को इंटरकंडाइलर एमिनेंस कहते हैं। तो मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं, देखिए इसमें इंटरकंडाइलर लाइन यहाँ से पास कर रही है, इसमें ये फ्रेगमेंट कंडाइल सेपरेट हो गया और इसमें टोटल क्रश है, इंटरकंडाइलर एमिनेंस भी सेपरेट हो गई है। अच्छा, ये बच्चों एक क्लिनिकल चीज़ है, मैंने कभी वैसे एक्सपीरियंस नहीं की, लेकिन जब मैंने पढ़ी थी तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी, इसलिए आपको बता रही हूँ कि कभी आप पेरिफेरी में काम करें तो हो सकता है ऐसा इमरजेंसी का सिनेरियो है। जो इन्फेंट्स होते हैं ना, लेस देन 1 ईयर का जो बेबी होता है, उसमें ब्लड वेसल ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, काफ़ी एक्सपीरियंस लोग कर सकते हैं। अब अगर आपके पास एक बच्चा आता है जो शॉक में ऑलरेडी उसका ब्लड लॉस हो चुका है या उसको वीकनेस है, उसका वॉल्यूम लॉस हो चुका है, आप उसको कैनुला लगाकर फ्लूइड देना चाहते हो, आपको वेन नहीं मिलती, तो आप ये कर सकते हो कि आप टिबिया बोन के अंदर डायरेक्ट कैन्यूला डालकर उसको ड्रिप लगा दो। ठीक है, लेकिन ये आखिरी हल है, पहला काम ये नहीं करना कि एक चीज़ ट्राई करेंगे। ठीक है, ये एक आखिरी हल है अगर आपको ब्लड वेसल नहीं मिलती रिपीटेड प्रिक्स के बाद। ठीक है, वजह ये है कि डेवलपिंग बच्चों में आपको पता है कि बोन की ब्लड सप्लाई भी एडिकेट होती है, तो वो अच्छा एब्जॉर्ब कर लेगा बॉडी में। तरीका इसका ये है कि लेग को आप सपोर्ट करो और जो इंटीरियर सबक्यूटेनियस सरफेस है वो पेल्पेट करो, शिन को मतलब। ठीक है, उसके बाद स्किन का जो टिबियल ट्यूब्रोसिटी के पास का एरिया, उसको एनेस्थीसिया या सुन करने वाला इंजेक्शन लगाओ। ठीक है, उससे इंफ्रापेटेलर ब्रांच ऑफ सेफनस नर्व जो वहाँ पे नी के नीचे सेंसरी सप्लाई दे रही है वो ब्लॉक हो जाएगी, पेन नहीं होगा। उसके बाद बोन मैरो की नीडल जो है राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री या फिर स्ट्रेट आप ले जाओ, थोड़ा सा नीचे की तरफ मोड़ कर। यहाँ ना लिखिए कि आपको एक फीलिंग आएगी, फीलिंग ऑफ गिव। ये फीलिंग तब आती है जब आप किसी चीज़ के अंदर नीडल इंसर्ट करते हो ना, जिसके अंदर ऑलरेडी कुछ थिक सा मटेरियल या डेंस मटेरियल मौजूद है, तो आपको ऐसी फीलिंग आती है कि आपने एक सख्त चीज़ के अंदर कुछ चीज़ इंसर्ट की है। सख्त इन द सेंस के अंदर कुछ था जिसके अंदर आपने नीडल इंसर्ट की है, तो इसको फीलिंग ऑफ गिव कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है आप कैसे कंफर्म करते हो आपकी नीडल सही गई है? आप नीडल को एस्पायरेट करते हो, यानी कि जो पीछे पोर्शन होता है ना नीडल का, उसको पुल करते हो,
सक आउट करते हो जो अंदर है, अगर वो बोन मैरो आ रहा है उसका मतलब ठीक है, फिर आप ट्रांसफ्यूज कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पर टेक्निक शो की 90 डिग्री के एंगल पर इन्होंने क्या किया होगा, यहाँ सबसे पहले लेग को सपोर्ट किया, यहाँ से सपोर्ट किया, फिर टिबियल ट्यूबरोसिटी को पैल्पेट किया होगा, ठीक है। उसके बाद 90 डिग्री के एंगल पर नीडल को इंसर्ट किया, ठीक है। यहाँ पर इंटर होती है, कैसी फीलिंग आएगी, फीलिंग ऑफ गिव, यानी कि किसी स्ट्रक्चर के अंदर इंसर्ट हुई है नीडल। इसको चेक किया और यहाँ पर फ्लूइड लगा दिया होगा। टिबिया की ब्लड सप्लाई बहुत एडिकेट होती है ग्रोइंग एज में, और मतलब वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कि ये सबक्यूटेनियस है, यहाँ मसल्स नहीं है डैमेज होने को, इजीली आपको पूरा बॉर्डर मिल जाएगा। बोन मैरो उसका अच्छा है तो इसलिए इसमें इंसर्ट करते हैं। अच्छा, ग्लूटियस मैक्सिमस एंड इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस, ये हमने जब ग्लूटियस मैक्सिमस पढ़ा था तब भी डिस्कस किया था। तो ग्लूटियस मैक्सिमस में आईएम इंजेक्शन या इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाने का क्या एडवांटेज है। पहला एडवांटेज ये है कि इसके ये एक लार्ज मसल है, ठीक है। कोर्स फेसिकुलाई, फेसिकुलाई होते हैं जो मस्कुलर फाइबर्स हैं, ठीक है, इसके फाइबर्स हैं वो बहुत थिक हैं, तो जब आप इसमें नीडल इंसर्ट करते हो ना बच्चों, ये सेपरेट होते हैं, डैमेज नहीं होते, इसलिए ये आइडियल साइट है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस के लिए, ठीक है। लेकिन देना कहाँ चाहिए, अपर आउटर क्वाड्रेंट में, ताकि अंडरलाइंग शियाटिक नर्व डैमेज ना हो, क्योंकि शियाटिक नर्व कैसे निकल रही होती है, वर्टिब्रल कॉलम से इन्फीरो मीडियली जा रही होती है ऐसे, तो अगर आप अपर आउटर क्वाड्रेंट में इंजेक्शन दोगे, ठीक है, तो चांस नहीं है कि आप शियाटिक नर्व को डैमेज करो, फिर शियाटिक नर्व डैमेज नहीं होती तो बेहतर है कि आप यहाँ लगाओ, ठीक हो गया। अच्छा, ग्लूटियस मीडियस एंड पोलियोमाइलिटिस, जो सुपीरियर ग्लूटियल नर्व है वो ग्लूटियस मीडियस और ग्लूटियस मिनिमस मसल्स को सप्लाई करती है, ठीक है। अब जब पोलियोमाइलिटिस या पोलियो होता है तो उस टाइम लोअर लंबर सैक्रल नर्व्स ये सब पैरालाइज हो जाती हैं, ठीक है, और ये फिर मसल्स की एबिलिटी को इम्पेयर करता है कि वो पेल्विस को स्टेबलाइज करें या पेल्विस को टिल्ट करें वाइल वॉकिंग, ठीक है। ये डिटेल से आगे है, दोबारा डिस्कस करेंगे। सिंपल ये देखें, आसान लफ्जों में ये है कि जब हम चल रहे होते हैं ना और अपनी टांग ज़मीन से उठाते हैं स्टेप लेने के लिए, तो हमारा पेल्विस एक जगह पर स्टेबलाइज रहता है जब तक हमारी एक टांग हवा में होती है। जिन लोगों की सुपीरियर ग्लूटियल नर्व इंजर हो जाए ना, उनका पेल्विस जो है वो स्टेबल नहीं रहता, और जिस साइड आपने कदम उठाया वहां पर सिंक हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें हम देखेंगे आगे डिटेल से कैसे होता है ये। अच्छा, अच्छा बच्चों, उसके अगला टॉपिक है वेरिकोज वेन्स, ठीक है। सबसे पहले ये पता हो कि वेरिकोज वेन्स होता क्या है, ठीक है। एक कोई भी वेन जिसका डायामीटर बाकी एक नॉर्मल वेन से ज़्यादा है, जिसकी लेंथ नॉर्मल वेन से ज़्यादा है, और जो टॉर्चुअस है यानी कि इसका स्ट्रेट रूट नहीं है, जिगजैग रूट है, ठीक है, उसको कहते हैं हम वेरिकोज वेन, जिसका डायमीटर ज़्यादा नॉर्मल से, जिसकी लेंथ ज़्यादा है नॉर्मल से, जो टॉर्चुअस है। ये कंडीशन ज़्यादातर लोअर लिम्ब की सुपरफिशियल वेन्स में होती है, लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होती, मतलब इससे कोई लाइफ का ऐसा खतरा नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा पेन और डिस्कम्फर्ट करती हैं और कॉस्मेटिकली एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। फीमेल्स को ज़्यादा ये होता है अगर वो पेन नहीं भी करेगी, ये अच्छी नहीं लगती, बुरी लगती हैं, ठीक है। वेरिकोज वेन्स की बहुत सारी कॉजेज हैं, जैसे कि वेन्स की वीकनेस होना, हेरिडिटरी वीकनेस, किसी की वेन्स की वॉल ही वीक है तो जब उसमें ब्लड फ्लो करेगा तो वो डिस्टेंड होती जाएगी, वो उसको सपोर्ट नहीं कर सकेगी। इनकम्पिटेंट वॉल्स, वेन के अंदर जो वॉल्स होते हैं जो बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, अगर वो काम नहीं कर रहे, बैक फ्लो होता रहेगा, ज़रूरत से ज़्यादा ब्लड पूल होता रहेगा और वेन्स क्या होंगी, डिस्टेंड, ठीक है। उसके अलावा अगर किसी का इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर ज़्यादा रहता है, जैसे एज अ रिजल्ट ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी, ठीक है, तो उस केस में भी वेन्स डिस्टेंड हो जाएंगी, ठीक है। बहुत सारी फीमेल्स को ये प्रेगनेंसी के बाद ज़्यादातर ये चीज़ होती है। अच्छा, उसके अलावा एक चीज़ है कि थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस ऑफ डीप वेन्स। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस का मतलब है, थ्रोम्बस वर्ड है क्लॉट बनने से, फ्लेबाइटिस कहते हैं वेन की इन्फ्लेमेशन को, क्योंकि वेन में अगर इन्फ्लेमेशन होगी ना डीप वेन में, तो क्या होगा, सारा ब्लड फ्लो सुपरफिशियल की तरफ डायरेक्ट हो जाएगा, और सुपरफिशियल के अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती इतना सारा ब्लड को होल्ड करने की, तो वो डिस्टेंड हो जाएगी, ठीक है।
इसके अलावा ये कंडीशन तब भी हो सकती है जब परफोरेटिंग वेन जो कि सुपरफिशियल और डीप को मिलाती है वो इनकॉम्पिटेंट हो। अगर वो ब्लड फ्लो को रेगुलेट नहीं कर सकती और सुपरफिशियल में ज़्यादा ब्लड पूल कर देती है तो भी ये कंडीशन हो जाती है। अब जब पेशेंट एक्सरसाइज करता है तो हाई प्रेशर जो वेनस ब्लड है वो डीप वेन से सुपरफिशियल वेन्स में आ जाता है और वेरी कॉस्टली होती है, जिससे आपको नजर आ जाती है कंडीशन। ठीक है, मतलब ये कि फंक्शन करने पे ये कंडीशन एविडेंट हो जाती है, वैसे अगर नहीं भी प्रोमिनेंट होती तो। ट्रीटमेंट इसका ये सक्सेसफुल के जो वेन्स ज़्यादा डिस्टेंड हो गई है ना उनको कट ऑफ कर देते हैं। ठीक है, लाइगेट कर देते हैं, निकाल देते हैं, लेकिन इससे पहले ये चेक किया जाता है कि डीप वेन्स जो हैं वो फंक्शनल हैं कि नहीं। ठीक है, ये देखिए बच्चों इस पिक्चर में नॉर्मल वेन कैसी है। नॉर्मल वेन का नॉर्मल ब्लड फ्लो है और उसके अंदर वॉल्व है। अब अगर डीफॉर्म्ड वॉल्व है, इनकॉम्पिटेंट वॉल्व है, तो उससे क्या होगा, ब्लड उसके अंदर पूल होके वेन को डायलेट कर देगा, जैसे इस पिक्चर में शो किया। फिर ब्लड फ्लो की डायरेक्शन भी अब नॉर्मल हो जाएगी, उस तरह ब्लड फ्लो नहीं कर सकेगा जैसे एक नॉर्मल वेन में करता है। उसके बाद है ग्रेट सेफनेस वेन कट डाउन। ग्रेट सेफनेस वेन कट डाउन में ये है कि जब कभी आपको कैन्यूला डालने के लिए जगह ना मिल रही हो तो ग्रेट सेफनेस वेन, क्योंकि इसकी कांस्टेंट जगह है मीडियल मेलियोलस के आगे, तो इसको कट लगाकर यहाँ पर कैन्यूला डाला जाता है। ठीक है, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है कि यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो सकती है। उसके अलावा दूसरा तरीका ये कि जो फेमरल ट्रायंगल में, ग्रॉइन में, फेमरल ट्रायंगल में जहाँ पर फेमरल वेन आपको मिलती है ना, वहाँ पर आप कैनुला डाल दो, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन का चांस कम है। फायदा क्या होता है इतनी लार्ज वेन होने का कि आप एक तो इसमें बड़े डायमीटर वाले कैथीटर डाल सकते हो और ज्यादा फ्लूइड एक साथ दे सकते हो। ठीक है, ये देखो बच्चों यहाँ पर ये इस वाली पिक्चर में शो किया हुआ है, इसकी कांस्टेंट पोजीशन है मीडियल मेलियोलस ऑफ टिबिया के आगे। ठीक है, यहाँ पर आप कट लगाकर सर्जिकली ओटी में करते हैं ये काम। ठीक है, बेड साइड का प्रोसीजर नहीं है कैनुला डालने जैसा, ओटी में कट लगाकर फिर इस वेन के अंदर कैनुला डालकर फिक्स करके देते हैं। आप इसके थ्रू फिर ब्लड देते हो, जब पेशेंट ठीक हो जाता है इसको निकाल देते हैं। मैंने अपनी हाउस जॉब में एक पेशेंट देखा था जिसको डेंगू की वजह से इन्फ्यूजन हो रही थी, प्लेटलेट लगते थे उसको, उसका प्लेटलेट काउंट सिर्फ 7 था, हर वेन प्रोमिनेंट होने वाली साइड पे वो ब्लीड कर चुका था। तो जो हमारी सर्जन है मैम, उन्होंने कट लगाकर उसके पाँव में यही ग्रेट सेफनेस में कैनुला डालकर दिया था ताकि उसको मजीद प्लेटलेट लगाए जाए और उसकी लाइफ सेव की जा सके। ठीक है, तो ये इस तरह की टेक्निक्स, जैसे इंट्रोशियस इन्फ्यूजन थी और ये ग्रेट सेफनेस वेन कट डाउन था, इस तरह की चीज़ें लाइफ सेविंग होती हैं। ठीक है, अच्छा, ग्रेट सरफेस वेन का कोरोनरी बाईपास सर्जरी में क्या रोल है? कोरोनरी बाईपास सर्जरी वो होती है बच्चों जिसमें हार्ट का, जिसको आप ओपन हार्ट सर्जरी कहते हो आम लफ्जों में। इसमें ये किया जाता है कि हार्ट की जो ब्लड वेसल ब्लॉक होती है ना उसको बाईपास करके नई लगा दी जाती है। मैं आपको सिंपल सी इसकी पिक्चर ड्रॉ करके बताती हूँ, डिटेल हम थॉरेक्स की एनाटॉमी के साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये हार्ट है ना, अगर ये इसकी वेन ब्लड फ्लो कर रही थी ऊपर से नीचे तक, सपोज इस जगह पर, यहाँ पे मैं येलो से मार्क लगाने लगी हूँ, यहाँ पर एक बड़ा सा क्लॉट बन गया है। अब वो क्लॉट क्या कर रहा है, वो ब्लड फ्लो को परमिट नहीं कर रहा, तो हम क्या करते हैं, एक ब्लड वेसल को यहाँ से जोड़ना शुरू करते हैं, इधर से लेके इधर तक जोड़ देते हैं। अब क्या होता है कि ब्लड जो है वो इस चैनल के थ्रू फ्लो करने लग जाता है, और हमने क्या किया, हमने क्लॉट वाली जगह को बाईपास कर दिया, तो उसको फिर कोरोनरी बाईपास सर्जरी कहते हैं। हार्ट की वजह से उसको कोरोनरी कहते हैं इस वजह से। ठीक है, उसमें जो वेन आप यूज़ कर सकते हो, जाहिर है आपको कहीं और से लेनी है वो वेन ग्राफ्ट करने के लिए या प्लास्टिक सर्जरी जैसे आप देखते हो ड्रामाज में, तो वो ग्रेट सेफनेस वेन को यूज़ करते हैं। और अगर कोई आर्टरी यूज़ करते हैं तो वो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी होती है। ठीक है, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी और ग्रेट सेफनेस वेन दो वेसल्स हैं जो हम ओपन हार्ट सर्जरी में यूज़ करते हैं, और ये SCQ आता है LMR में, LMR में भी आता है और उसके अलावा RES में भी आ जाता है। ठीक है, तो आपने अगर पूछे कि कौन सी दो वेसल्स हैं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, जिनको आप कोरोनरी बाईपास सर्जरी में ग्राफ्ट के तौर पर यूज कर सकते हो, तो वो ग्रेट सेफनस वेन और इंटरनल थोरेसिक आर्टरी है। अच्छा, लोअर लिम्ब लिम्फेटिक्स जो हैं, समरी ये है कि सुपरफिशियल और डीप नोड्स जो हैं ये ना सिर्फ लोअर लिम्ब से ड्रेन करते हैं बल्कि
एब्डोमिनल वॉल्स को भी ड्रेन करते हैं, इंटीरियर पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल को, अम्बलाइकस से नीचे नीचे यानी कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया को और एनल कनाल को भी ये ड्रेन कर रहे होते हैं। तो अब अगर एक पेशेंट प्रेजेंट करता है जिसके इंग्वाइनल लिम्फ नोड इनलार्ज हैं, तो आप उसमें दो तीन चीजें करते हो। एक तो आप ये करते हो कि बिग टो तक आप देखते हो कि लेग में से कहाँ पे इंजरी है जिसकी वजह से ऑर्गेनिजम्स इंटर हुए और उन्होंने इन्फ्लेमेशन की। उसके अलावा आप इंटेस्टाइन और जेनिटेलिया वाले रीजन का भी एग्जामिनेशन करते हो कि हो सकता है वहाँ का इन्फेक्शन लिम्फ के थ्रू इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स में आया। इसकी निस्बत एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी आप अपर लिम्फ को देखते थे या ब्रेस्ट को देखते थे, अपर आउटर क्वाड्रेंट को। यहाँ पर अगर इंग्वाइनल लिम्फ नोड इनलार्ज मिलते हैं तो लोअर लिम्फ के अलावा आप जेनिटेलिया और एनल कैनाल वाला रीजन भी देखते हो। फेमरल शीथ और फेमरल हर्निया ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनाटमी में भी और सर्जरी में भी, ठीक है। फेमरल हर्निया जो है वो वुमेन में, पहले हर्निया क्या है? हर्निया का मतलब है कि कोई भी चीज प्रोट्रूड करके बाहर आना, ठीक है। वॉल में से एक चीज अगर प्रोट्रूड करके बाहर आएगी तो हम उसे कहेंगे कि वो चीज हर्निएट कर रही है। जैसे एग्जांपल ये बच्चों, हम सपोज लेटरल साइड से एब्डोमेन को देख रहे हैं, ठीक है। ये एक बंदे का एब्डोमेन है, अगर इसके अंदर से कंटेंट्स इस तरह पुश करें एब्डोमिनल वॉल को कि ये इस तरह की पिक्चर बन जाए, ठीक है, यानी ये वाला कंटेंट यहाँ आ जाए तो हम कहेंगे ये वाला पोर्शन क्या है, ये हर्निया है, ठीक है। तो अब फेमरल हर्निया क्या है? फेमरल हर्निया ये है कि जो फेमरल कैनाल है उसमें से अगर कोई कंटेंट ऐसी सैग आउट करे तो उसको हम फेमरल हर्निया कहेंगे, ठीक है। फीमेल में ज़्यादा कॉमन है क्योंकि उनका पेल्विस वाइड होता है और उनकी फेमरल कैनाल भी वाइड होती है। अब क्या होता है कि जो हर्नियल सैग है वो फेमरल कैनाल से डिसेंड करता है फेमरल शीथ के अंदर। पहले थोड़ा सा रिवाइज करा दूं क्या था। फेमरल शीथ कनेक्टिव टिश्यू शीथ है जिसके अंदर 3 कंपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। लेटरल वाला है, इंटरमीडिएट है और मीडियल है। इसका जो लेटरल कंपार्टमेंट है उसमें से फेमरल नर्व गुजरती है, इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट में से फेमरल आर्टरी गुजरती है और मीडियल मोस्ट कंपार्टमेंट, सॉरी नर्व नहीं, आर्टरी गुजरती है और वेन गुजरती है और लिम्फेटिक्स गुजरते हैं। जिसमें से लिम्फेटिक्स गुजरते हैं उस वाले शीथ के पोर्शन को हम फेमरल कैनाल कहते हैं, ठीक है। अब इस फेमरल कैनाल में से अगर कोई स्ट्रक्चर प्रोट्रूड करके बाहर आ जाए क्योंकि कंपैरेटिवली वीक होता है तो हम उसे कहते हैं फेमरल हर्निया, ठीक है। अब अक्सर ये भी होता है कि एक कंटेंट यहाँ से आए मूव करता हुआ और यहाँ से इतना पुश करे कि दोबारा ऊपर जाके स्वेलिंग करे, ठीक है। लिखा हुआ है ना कि ऑन एस्केपिंग थ्रू द लोअर एंड ऑफ फेमरल कैनाल it expands to form a swelling in the upper part of thigh deep to deep fascia, ठीक है। अब इससे ज्यादा एक्सपैंड करता है तो ये एंटीरियर सरफेस ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट को भी क्रॉस कर सकता है जो यहाँ पर ऐसे ऊपर होता है इसके। अच्छा, अब जो हर्निया की सैक है वो हमेशा बिलो एंड लेटरल टू प्यूबिक ट्यूबरकल होती है। ये बात मैं आपको समझाती हूँ कैसे। पहले पता चले कि हर्निया के स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। हर्निया बच्चा इस तरह की पाउचिंग होती है ना, आउट पाउचिंग, तो ये वाली जो है ना ये बॉडी होती है, ठीक है, ये बॉडी ऑफ सैक होती है और ये नेक होती है, ठीक है, नेक होते हैं नेक हर्निया की, ठीक है। अब ये जो नेक वाला पोर्शन है ये कहते हैं कि ये जो नेक है ना यानी जहाँ से हर्निया शुरू हो रहा है ये हमेशा बिलो एंड लेटरल टू प्यूबिक ट्यूबरकल होगा। प्यूबिक ट्यूबरकल आपको याद है क्या था? प्यूबिक सिम्फिसिस के साथ जो बोनी प्रोमिनेंस थी, ठीक है। अब अगर नेक की सैक की नेक नैरो है तो वो फेमरल रिंग के ऊपर होती है। फेमरल रिंग क्या है? वो फेमरल कैनाल की ओपनिंग है। ये मैं आगे पिक्चर से आपको समझाती हूँ, ठीक है। अब ये रिंग क्योंकि इंग्वाइनल लिगामेंट के साथ रिलेटेड है, बैक साइड पे इसकी पेक्टिनियल लिगामेंट और सुपीरियर रैमस ऑफ प्यूबिस है, मीडियल साइड पे लेक्यूनर लिगामेंट है, लेटरल साइड पे फेमरल वेन है। ये सारे स्ट्रक्चर जो इसके आसपास प्रेजेंट है ना इस वजह से ये सैग ज़्यादा एक्सपेंड नहीं हो सकता। इस सारे स्ट्रक्चर्स को ये कहाँ कहाँ लोकेटेड है इसके लिए आपको फेमरल कैनाल की बाउंड्रीज पता होनी चाहिए। बेसिकली ये है कि जो फेमरल कैनाल है जो फेमरल कैनाल है उसके अंदर से
ये स्ट्रक्चर प्रोट्रूड कर रही है, ठीक है। फेमरल कैनाल के पता ना, ऊपर जो एंट्रेंस है उसका नाम फेमरल रिंग है, ऊपर जो लिड के जैसा स्ट्रक्चर पड़ा है वो फेमरल सेप्टम है, ठीक है। तो उसमें से अब उसके दाएं बाएं क्या स्ट्रक्चर है, इसके इस साइड पर वेन है, ठीक है, वी लिखूंगी बड़ा सा। इस साइड पर भी एक लिगामेंट है, आगे इंग्वाइनल लिगामेंट है, बैक पे पेक्टिनियल लिगामेंट है। यानी इसके आसपास इतनी सारी चीजें हैं कि इसके अंदर अगर हर्निया होता है वो ज्यादा एक्सपैंड नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए स्ट्रक्चर ज़्यादा एक्सपैंड नहीं करते। अब अगर कोई एब्डोमेन में से कोई स्ट्रक्चर बॉडी ऑफ सैक के अंदर चला जाए और इतना पुश हो जाए इस कनाल में से गुजरता हुआ कि वो वापस ना जा सके, तो उसको हम इरिड्यूसिबल हर्निया कहेंगे, ठीक है। यानी कि नॉर्मली ये होता है ना, बच्चे की जो प्रोट्रूबरेंस नजर आ रही होती है ना, प्रोमिनेंस, अगर आप इसको अपने हाथ से प्रेस करते हो ना तो ये एब्डोमिनल वॉल के अंदर वापस चली जाती है। लेकिन अगर ये इस तरह की जगह पर आकर फंस गई कि ये वापस नहीं जा सकती, किसी बहुत नैरो से स्ट्रक्चर में से गुजर आई है जहां से ये वापस पास नहीं कर सकती, तो फिर इसको इरिड्यूसिबल हर्निया कहेंगे। अगर ये इस तरह इरिड्यूसिबल होता है कि इस हर्निया के अंदर जो ब्लड सप्लाई है स्ट्रक्चर की वो भी इम्पैक्ट हो गई है, वो भी ब्लॉक हो गई है, तो जो नीचे वाला पोर्शन है वो क्या होगा, उसकी ब्लड सप्लाई बिल्कुल कट ऑफ हो जाएगी। तो उस कंडीशन में हम कहेंगे स्ट्रेंगुलेटिंग हर्निया। मैं आपको इसकी पिक्चर बनाकर दिखाती हूँ कैसे सिंप्लीफाई कर कर, ठीक है। यहाँ बनाऊंगी, ठीक है। सपोज बच्चे ये फेमरल कैनाल है, ठीक है। इसके अंदर से पीछे आपको पता है क्योंकि ये एब्डोमेन एंटीरियर थाई के साथ है, एब्डोमेन के साथ है, इसमें से एक स्ट्रक्चर इस तरह करके पास करता है और यहाँ आकर इकट्ठा हो जाता है। इसका मतलब इसने यहाँ में से हर्निएट किया है, ठीक है। अब अगर एक स्ट्रक्चर इसके अंदर से पास करता है जो इतना थिक था कि वो अब यहाँ से वापस नहीं जा सकता। नॉर्मली ये है ना कि अगर ये थिन सा स्ट्रक्चर होता जिस तरह खाली मैंने येलो बनाया था तो हम इसको पुश करके वापस भेज देते, फिंगर से प्रेस करते ही वापस चला जाता, ठीक है। लेकिन अब इसका पर्पल भी है तो उसका मतलब है ये ज्यादा वॉल्यूम है, अब हम इसको पुश करेंगे, ये इतनी छोटी सी कैनाल में से नहीं जा सकता, प्रेशर एब्डोमिनल प्रेशर की वजह से बाहर तो आ गया था ऊपर से नीचे की तरफ, तो अब हम इसको इरिड्यूसिबल हर्निया कहेंगे। लेकिन अगर इन्हीं स्ट्रक्चर्स के दरमियान में सपोज ब्लड सप्लाई भी थी जो कि प्रेस हो गई है ज्यादा यहाँ पर टाइटनिंग की वजह से, ठीक है, टाइटनिंग की वजह से ब्लड सप्लाई प्रेस हो गई है, तो जो ये वाला पोर्शन है ना बच्चों, ये क्या होगा, इसका इस्कीमिया हो जाएगा, इस्कीमिया या गैंग्रीन हो जाएगी, ये डेड हो जाएगा क्योंकि ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो गई है। तो इस वाले को हम स्ट्रेंगुलेटेड ऑब्स्ट्रक्टेड या स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया कहेंगे। ऑब्स्ट्रक्टेड है जो स्टक है, वो स्ट्रेंगुलेट होता है ना, गला दबाना, दम घुटना, तो अगर ब्लड किसी का फ्लो रुक गया तो उसका मतलब है उसकी ऑक्सीजन इम्पैक्ट हो गई है, तो उसको भी हम स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया कहेंगे, ठीक है। और जो फेमरल हर्निया ये बच्चों डेंजरस कंडीशन है और इसको सर्जिकली ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब अगर आपने ये कंसीडर करना है कि जो आपको स्वेलिंग नज़र आ रही है वो फेमरल हर्निया ही है, तो आपने कुछ और चीज़ें देखनी है, उनका ख्याल रखना है, ठीक है। उनको कंसीडर करने के बाद आप देखोगे कि फेमरल से इंग्वाइनल कैनाल की, इंग्वाइनल कैनाल क्या चीज़ है, इंग्वाइनल कैनाल जो है ये एब्डोमेन के दो जो मसल्स है ना उनके दरमियान एक्सटेंड होने वाली कैनाल लाइक स्ट्रक्चर है जो डायरेक्ट मेल में स्क्रोटम में डिसेंड करती है और फीमेल में भी ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जेनिटेलिया तक इसकी ओपनिंग है। यानी कि सपोज एब्डोमेन से लेकर एंटीरियर स्पाइरोइड स्पाइन, रफ आपको बताती हूँ, ठीक है, एब्डोमेन से लेकर जेनिटल लेवल तक ये एक्सटेंड करती है, इसमें से स्ट्रक्चर पास करते हैं। अगर इसमें स्वेलिंग हो तो भी आपको कंसीडर करना पड़ता है कि आप इसको फेमरल हर्निया से डिफ्रेंशिएट करो। इसी तरह क्योंकि इंग्वाइनल रीजन में ये कैनाल है, इंग्वाइनल रीजन में ही फेमरल कैनाल है जहाँ से हर्निया आता है, तो अगर आपको वहाँ पर स्वेलिंग मिलती है तो आपको ये डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है कि वो स्वेलिंग जो है वो इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स की वजह से ना हो, ठीक है। उसके बाद फिर ग्रेट सेफ्टस वेन भी वहाँ पर है, फिर आपने वो देखना है कि वहाँ पर कोई लोकलाइज डायलेशन या वेरिकोसिटी तो नहीं है। अगर ग्रेट सेफ्टस वेन की लोकलाइज डायलिटेशन हो जाए किस जगह पे, जहाँ पर वो फेमरल ट्रायंगल के पास होती है, तो उसको हम सेफना वेरिक्स कहते हैं, ठीक है। सेफना वेरिक्स तो नहीं है, आपको उसमें से भी डिफ्रेंशिएट करना है। फिर सॉस शीट, सॉस मसल है, उसको आपने देखना है कि सॉस मसल में कोई मसला तो नहीं है, ठीक है। फिर आखिर में ये देखना है कि फेमरल आर्टरी जो है वो तो नहीं एक्सपेंड हुई है, उसकी पल्सेशन तो नहीं आपको फील हो रही वहां पर। उसका तरीका ये कि आप पल्स को काउंट करते हो, ठीक है।
अच्छा, क्वेश्चन है कि हर्निया होते क्या है बेसिकली कंपोजिशन। बच्चे हर्निया में वही स्ट्रक्चर जिसने वॉल को पुश करके बाहर निकला ना, वही हर्निया का कंटेंट है। यानी कि सपोज अगर ये किसी बंदे की एब्डोमिनल वॉल है ना, ये इसका एब्डोमेन है, ये इसके अम्बलाइकस, आप इसे समझ जाएं कि ये फ्रंट है, ठीक है। और यहाँ उसकी इंटेस्टाइन प्रेजेंट है सारी, ठीक है। अगर ये अब इसकी इंटेस्टाइन ये पोर्शन इस वॉल को इस तरह पुश करे कि ये बाहर आ जाए, यानी कि इस तरह हो जाए, तो इस वाले पोर्शन को कहेंगे हम कि ये हर्निया है या हर्निएटेड है। अब जिस स्ट्रक्चर ने इसको पुश किया वही हर्निया का कंटेंट है, ठीक है। हर्निया का मेन रीजन इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर का बढ़ना और एब्डोमिनल वॉल का वीक होना। अब वो एब्डोमिनल वॉल किसी की कंजेनिटली वीक हो सकती है तब भी, ठीक है। और अगर किसी का ऑपरेशन होता है और वहां पर आप स्टिचेस लगाकर प्रॉपर जोड़ते नहीं हो, उस जगह को वीक छोड़ देते हो, तो भी वहां से हर्निया हो सकता है। उसके अलावा बॉडी में कुछ पोटेंशियल पॉइंट्स हैं जो वीक होते हैं एब्डोमिनल वॉल में, वहां से हर्निया, जैसे अम्बलाइकस से, ठीक है, जो स्टोमिक वाला रीजन है ना अम्बलाइकस के ऊपर एपिगेस्ट्रियम, वहां से। और उसके अलावा डीप और सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग्स होते हैं, ये कहाँ होते हैं जब एब्डोमेन पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड चीज है, ठीक है। बस जनरली आपने आसान लफ्जों में ये याद रखना है बच्चों कि जहाँ भी एब्डोमिनल वॉल वीक होगी, पीछे मौजूद स्ट्रक्चर उसमें से पुश करके आगे की तरफ निकलने की कोशिश करेंगे, और जब आप उसको सामने से देखोगे एब्डोमिनल वॉल के अंदर से, तो आपको बाहर निकला हुआ एक प्रोट्रूडेड स्ट्रक्चर नजर आएगा, वो हर्निया कहलाएगा, ठीक है। किसी भी ओपनिंग में से या ओपनिंग के अंदर से या ओपनिंग के बगैर से बस पुश करके बाहर आना है हर्निया, ठीक है। फेमरल आर्टरी कैथेटराइजेशन क्या चीज़ है? लॉन्ग फाइन कैथीटर आप डाल सकते हो फेमरल आर्टरी में जब वो फेमरल ट्रायंगल से डिसेंड करती है। इससे क्या फ़ायदा होता है? फेमरल आर्टरी का डायमीटर बहुत ज़्यादा है, आप फेमरल आर्टरी में से जाते हुए रीनल आर्टरी को चेक कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा फीमेल आर्टरी से होते हुए बैक मतलब डायरेक्शन से होते हुए हार्ट तक जाकर विजुलाइज कर सकते हो। तरीका ये है कि एब्डोमिनल एओर्टा तक जाते हो कैमरा गाइडेड कैथीटर से, उसके बाद देख कर या तो आप राइट लेफ्ट रीनल आर्टरीज में जा सकते हो, ठीक है, या फिर आप कॉमन आइलिक आर्टरीज में जा सकते हो, या इवन हार्ट तक जा सकते हो। क्या तरीका करते हैं कि जो आपने कैथीटर या इंस्ट्रूमेंट डाला है उसके जरिए वहां पर डाई इंजेक्ट करते हो, फिर उसका रेडियोग्राफ या एक्सरे लेते हो। वैसे ब्लड वेसल एक्सरे पे नजर नहीं आती, जब इसके अंदर कोई ऐसा कंट्रास्ट, कोई ऐसी चीज मौजूद हो जो रेडियो ओपैक है, ठीक है, तो वो फिर एक्सरे पे नजर आएगी, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि क्या हर्निया सिर्फ एब्डोमिनल रीजन में होता है? जहाँ कहीं भी मस्कुलर वीकनेस है और अंदर इंटर एब्डोमिन मतलब जनरली प्रेशर बढ़ेगा वहाँ हर्निया होता है, लेकिन क्योंकि ये चीज सिर्फ एब्डोमिन में ही कॉमन है इसलिए हर्नियाज एब्डोमिनल और इंग्वाइनल रीजन में ही ज्यादा होते हैं, ठीक है, इसके अलावा नहीं। ये देखिए बच्चों, ये कैथीटर डाला हुआ है फेमरल आर्टरी से। अब दो रूट्स हैं, या तो इस तरह ये एब्डोमिनल एयोर्टा है ना यहाँ पर, ठीक है, ए बी डी लिखूंगी, ए बी डी एयोर्टा, ठीक है, एब्डोमिनल एयोर्टा है यहाँ पर। तो अब इससे ऊपर डायरेक्शन का मतलब है हार्ट की तरफ भी जाया जा सकता है, और नीचे की डायरेक्शन का मतलब है कि रीनल आर्टरी की तरफ भी इसमें जाया जा सकता है, ठीक है। कॉर्नरी एंजियोग्राफी इस टेक्निक से करते हैं। ये देखिए बच्चों, कैथीटर डाला है और ये सारा रिट्रोग्रेड यानी इस डायरेक्शन में होता हुआ ऊपर की तरफ हार्ट की लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। जब हार्ट की ब्लड सप्लाई पढ़ लेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट कुछ दिनों में, तो फिर डिस्कस करेंगे इसको। पॉप्लिटियल एन्यूरिज्म क्या है, ये पढ़ने से पहले ये पता हो कि एन्यूरिज्म क्या है। जब भी कभी किसी ब्लड वेसल की वॉल में वीकनेस होगी तो उससे क्या कंसिक्वेंस होगा? उससे ये होगा कि वो वाला वेसल का पोर्शन डायलेट हो जाएगा, ठीक है, वो ब्लड के प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा और वहां से वो डायलेट हो जाएगा, और वो जो लोकलाइज जगह होगी ना डायलेशन की, उसको हम एन्यूरिज्म कहेंगे, ठीक है। अब जो फेमरल आर्टरी है जब वो एडक्टर केनाल से एग्जिट करती है एडक्टर हाइटस के लेवल पर, ठीक है, तो क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करती है। वजह ये है कि जब एडक्टर कैनाल है ना, ठीक है, इसके अंदर से जब फेमरल आर्टरी एग्जिट कर रही है तो यहाँ पर एग्जिट पॉइंट पर जगह कम होती है, और यहाँ से जब ब्लड फ्लो करता है तो यहाँ पे प्रेशर लगाना पड़ता है, क्योंकि बैक साइड पे मसल्स होते हैं सारे। तो अक्सर जो नीचे पॉप्लिटियल आर्टरी बनती है ना जिस पॉइंट पर, वो डायलेट हो जाती है उस प्रेशर की वजह से। ये देखिए,
ये पोर्शन आर्टरी का डायलेटेड है तो इसको हम एन्यूरिज्म कहेंगे, पॉप्लीटियल एन्यूरिज्म। ठीक है, ये पॉइंट है जहाँ इसने एग्जिट किया है डक्टर कैनाल से, इसके नीचे डायलेटेड है तो ये पॉप्लीटियल एन्यूरिज्म है। ये देखिए पॉप्लीटियल आर्टरी का डायलेशन या एन्यूरिज्म, स्पेलिंग गलत लिखने में वाई है इसमें। उसके बाद है सेमी मेम्ब्रेनस बर्सा स्वेलिंग। बर्सा क्या था? बर्सा कनेक्टिव टिश्यू होता है जो उन जगह पर प्रेजेंट होता है जो बोनी सर्फेसिस ग्लाइड करती हैं। ये मैं बार बार रिपीट इसलिए करवाती हूँ क्योंकि ये भूल जाता है, सबसे पहले यही भूलता है कि बर्सा क्या था। ठीक है, जो भी बोनी सर्फेसिस आपस में ज़्यादा रब होती हैं वहाँ फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए एक कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है जिसका नाम है बर्सा। उस कनेक्टिव टिश्यू में फ्लूइड भरा होता है। ठीक है, अब सेमी मेम्ब्रेनस जो मसल है उसका बर्सा सबसे कॉमनली स्वॉलन बर्सा है पॉप्लीटियल स्पेस का। अब अगर आप नी जॉइंट को एक्सटेंड करो तो टेंस हो जाता है और जब फ्लेक्स करो तो फ्लैसिड हो जाता है, यानी कि नी जॉइंट को अगर आप ऐसे फ्लेक्स करो ना तो ये साथ जुड़ जाता है, ऐसे फ्लैसिड हो जाता है, आपको अलग से फील नहीं होता। लेकिन जब आप नी को एक्सटेंड करो ना ऐसे तो ये ऐसे प्रॉपर प्रोट्रूड करता है पीछे की तरफ। ठीक है, इसको बेकर सिस्ट से डिफ्रेंशिएट करना चाहिए, जो कि बेकर सिस्ट जो है वो किस में बनती है? वो ऑस्टियोरेथ्राइटिस के केस में होती है। वो बेसिकली क्या होती है? वो आउट पाउचिंग होती है। ठीक है, डायवर्टिकुलम क्या होता है? किसी चीज में से पाउच बनकर बाहर निकल आना साइनोवियल मेम्ब्रेन की कैप्सूल के पीछे से। यानी कि ये जो हो रहा है ना बच्चे, ये बर्सा की स्वेलिंग है, लेकिन अगर ऐसा हो कि यहाँ से ये इसकी साइनोवियल मेम्ब्रेन निकले और पाउच बनाकर ऐसे स्वेलिंग कर दे तो उसको बेकर सिस्ट कहेंगे। ठीक है, बेकर सिस्ट और सेमी मेम्ब्रेनस बर्सा स्वेलिंग में डिफरेंस है। सेमी मेम्ब्रेनस बर्सा ये कि ऑलरेडी मौजूद बर्सा स्वेल हो जाए, इन्फ्लेम हो जाए, और बेकर सिस्ट ये है कि जो सैनोवियल मेम्ब्रेन है वो ऐसे आउट पाउच करके थैली की तरह बाहर आकर इन्फ्लेम हो जाए जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ हो। ये देखिए यहाँ पे बच्चों, ये सेमी मेम्ब्रेनस टेंडन जो है ना इसकी इन्फ्लेमेशन दिखाई हुई है। ठीक है, देखिए सारा रेड हुआ हुआ है, पर जबकि बाकी जो अगले दो टेंडन्स हैं वो वाइट शो किए हैं, ये दिखाने के लिए कि वो इन्फ्लेम नहीं है। एक पॉइंट रिकॉल करा दूं कि जो टिबिया का मीडियल कंडाइल है उस पर 3 मसल्स की अटैचमेंट है। सबसे आगे एंटीरियर कंपार्टमेंट का मसल है जो कि है सार्टोरियस, दरमियान में है मीडियल कंपार्टमेंट का मसल जो कि है ग्रेसिलस। ठीक है, और उसके बाद सबसे पीछे सेमी मेम्ब्रेनस। ठीक है, ये जो पेस एंसरीन बर्सा लिखा हुआ है ना बच्चे, पेस एंसरीन, ये जो तीनों मसल जिनका नाम लिया ना मैंने अभी, सार्टोरियस, ग्रेसिलस और सेमी मेम्ब्रेनोसिस, इन तीनों के बर्सा को कंबाइन कहते हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि बेकर सिस्ट और सेमी मेम्ब्रेनस बर्सा स्वेलिंग में डिफरेंशिएट कैसे करते हो? तो जो सेमी मेम्ब्रेनस बर्सा स्वेलिंग है ना बच्चों, वो नी को फ्लेक्स करने से गायब हो जाती है और एक्सटेंड करने से नजर आ जाती है, जबकि बेकर सिस्ट परसिस्टेंट रहती है और बेकर सिस्ट थोड़ी ज्यादा सेंटर में होती है। ठीक है, जबकि सेमी मेम्ब्रेनस वाली मीडियल साइड पर होती है। ऐसे इन दो पॉइंट्स आप डिफरेंशिएट करते हो। नी को फ्लेक्स एक्सटेंड कराकर देखते हो कि स्वेलिंग पे क्या फर्क पड़ा। अगर स्वेलिंग सेम रहती है तो बेकर सिस्ट, कम ज्यादा होती है तो सेमी मेम्ब्रेनस बर्सा स्वेलिंग। अगर स्वेलिंग सेंटर में है तो बेकर सिस्ट, मीडियली ज्यादा है तो सेमी मेम्ब्रेनस बर्सा स्वेलिंग। ये देखो बेकर सिस्ट कैसे है, ये अंदर से सैनोवियल मेम्ब्रेन में से पाउच जा रहा है बाहर की तरफ और उसके अंदर भी फ्लूइड फिल हुआ हुआ है, इसको उन्होंने बेकर सिस्ट कहा है। कॉमन फिब्यूलर या कॉमन पेरोनियल नर्व इंजरी बहुत कॉमन है। वजह ये है कि जब ये डिसेंड करती है ना, शियाटिक दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, कॉमन फिब्यूलर और टिबियल में, तो वहाँ पर जो कॉमन फिब्यूलर है वो नेक को फिब्यूला की गिट वाइंड करती है, एक तरह से सुपरफिशियल है, इसी वजह से बहुत कॉमन साइट है कि फ्रैक्चर में ये इन्वॉल्व हो जाती है। और फिर क्या करती है? फुट ड्रॉप, जैसे रिस्ट ड्रॉप थी ना, रिस्ट ड्रॉप में क्या था? रिस्ट फ्लेक्स हो जाती है, ऐसे फुट ड्रॉप में फुट प्लांटर फ्लेक्स हो जाता है और डॉर्सी फ्लेक्स करने की एबिलिटी नहीं रहती। ये देखो बच्चों, ये लेटरल साइड है लेग की, जो आप देख रहे हो ना ये लेटरल व्यू है। अब देखो कि कितना प्रोमिनेंट है कॉमन पेरोनियल नर्व का यहाँ पर होना फिब्यूला के साथ। तो अगर किसी को लेटरल साइड पर टक्कर लगती है, जैसे स्पोर्ट इंजरी होती है, जैसे बम्पर आकर गाड़ी का टक्कर जाता है तो फिब्यूला फ्रैक्चर होती है, तो साथ ही कॉमन पेरोनियल नर्व भी डैमेज हो सकती है। क्या होगा? ड्रॉप फुट होगा। ड्रॉप फुट क्या है कि आप फुट को उठा नहीं सकोगे जमीन से। ठीक है, कॉमन फिब्यूलर नर्व इंजरी। अच्छा, उसके बाद है कंपार्टमेंट सिंड्रोम। आप पहले रिकॉल करिए अपर लिम्ब से के
कंपार्टमेंट सिंड्रोम क्या है? कंपार्टमेंट सिंड्रोम ये था कि हमारे जो फोर आर्म है, वैसे तो हमारी अपर आर्म भी और फोर आर्म भी, थाई भी और लेग भी, सब जो है उसके अंदर कंपार्टमेंट्स बने हुए, लेकिन क्योंकि फोर आर्म और लेग के कंपार्टमेंट्स कंपेरेटिवली उनके अंदर स्पेस कम होती है, तो वहाँ ये चीज़ होने का चांस है। कंपार्टमेंट सिंड्रोम ये है कि कंपार्टमेंट के अंदर किसी वजह से वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए, या तो मसल्स फेल कर जाए, या ब्लीडिंग हो जाए, या स्वेलिंग हो जाए, कि जो अंदर मौजूद कंटेंट्स है उन पे इतना प्रेशर पड़े कि वो नेक्रोज होने लग जाए। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम कंपार्टमेंट सिंड्रोम करते हैं। अब इसमें होता है, रीजन क्या क्या होती है? सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज हैं, बोन फ्रैक्चर से रिलेटेड कॉमन कॉज है। ठीक है, होता क्या, लेग में पेन होता है जो उसकी पूरी करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब आपको साइंस क्या मिलेंगे जिस बंदे को कंपार्टमेंट सिंड्रोम है? यानी कि ये है कि एक बंदे की लेग के अंदर जो कंटेंट्स हैं उनको बहुत जोर से कंप्रेस कर दिया जाए, तो क्या होगा? नर्व्स भी कंप्रेस हो जाएंगी, सारी ब्लड वेसल्स भी कंप्रेस हो जाएंगी, मसल भी कंप्रेस हो जाएंगे। क्या पिक्चर मिलेगी? सबसे पहले पेन होगा, ठीक है, पैरालिसिस होगा, यानी कि नर्व जब कंप्रेस होगी तो वो मसल्स ने काम तो नहीं करना, वो नर्व के कंट्रोल में ही नहीं है। पल्स लेस होगी क्योंकि ब्लड वेसल पे इतना प्रेशर पड़ा है कि ब्लड फ्लो ही नहीं कर रहा, तो पल्स नहीं आएगी। ठीक है, पेरिशिंगली कोल्ड, जो हमारी बॉडी में वार्मथ है वो ब्लड की वजह से है, अगर ब्लड ही फ्लो नहीं करेगा तो वो एक्सट्रीमिटी ठंडी हो जाती है। ठीक है, पेलर, कलर भी जो है वो स्किन का ब्लड फ्लो करने की वजह से है, तो ब्लड नहीं फ्लो करेगा, ठीक है, नॉर्मल ब्लड नहीं फ्लो करेगा तो पेल स्किन होगी। उसके अलावा पैरेस्थीसिया, एबनॉर्मल सेंसेशन, अगर किसी की नर्व कंप्रेस हो रही है तो एक तो वो नर्व ना मसल को मूवमेंट करा सकेगी, ना कोई प्रॉपर सेंसेशन ले जा सकेगी, तो एबनॉर्मल सेंसेशन आने को हम पैरेस्थीसिया कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब एंटीरियर कंपार्टमेंट सिंड्रोम को आप कैसे पता लगाओगे? अगर आप फुट को डॉर्सी फ्लेक्स करोगे ना, डॉर्सी फ्लेक्स से क्या मतलब है कि फुट ग्राउंड पे है तो उसको आप अपनी लेग की तरफ करीब लाओगे तो उससे पेन बढ़ेगा। वजह यह है कि प्रेशर इंक्रीज होता है इस तरह की मूवमेंट से कंपार्टमेंट का। ठीक है, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाता है वेनस रिटर्न भी खत्म होता जाता है और प्रेशर मजीद बढ़ता जाता है। वेनस रिटर्न के रुक जाने से प्रेशर ऐसे बढ़ता है कि जो ब्लड वेन के अंदर था उसके अंदर से जो फ्लूइड पोर्शन है ना, वो ब्लड वेसल के पोर्स में से ऊज आउट करके आके कंपार्टमेंट में जमा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ब्लड के अंदर क्या है? प्रोटीन्स वगैरह भी हैं। ठीक है, एक उसका लिपिड पोर्शन है, ब्लड सेल्स हैं, प्रोटीन्स हैं। तो अगर वेन में से ब्लड ना फ्लो हो सक रहा हो, आगे कोई ब्लॉकेज हो, तो जो फ्लूइड पोर्शन है ना ब्लड का, वो वेन के अंदर मौजूद पोर्स से बाहर की तरफ प्रोट्रूड करके टिश्यू में आ जाता है। अब जब ये कंडीशन होने लगे कि वेन भी कंप्रेस हो रही है तो वेन का फ्लूइड भी जमा होता है कंपार्टमेंट में, वो मजीद आगे आकर कंप्रेशन कर रहा होता है। ठीक है, अब बहुत स्वेयर केस में बिल्कुल आर्टेरियल सप्लाई कट ऑफ हो जाती है, और अगर आप डॉर्सेलिस पीडस आर्टरी को पैल्पेट करो, डॉर्सेलिस पीडस आर्टरी फील नहीं होती। टिबियालिस इंटीरियर, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस, ये मसल जो कि एंटीरियर लेग के, ये सब पैरालाइज हो जाते हैं। सेंसेशन जो है ना सिर्फ वहाँ लॉस होगी जहाँ डीप टिब्यूलर या पेरोनियल नर्व सप्लाई करती है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड टोज के दरमियान, क्योंकि ऊपर जो सेंसेशन है वो कौन दे रहा है? वो दे रही है फेमरल नर्व, एंटीरियर और मीडियल पोर्शन पे तकरीबन। ठीक है, तो वो डैमेज नहीं होगी। अब सर्जन क्या करेगा? सर्जन इस कंप्रेशन को रिलीव करेगा। कंप्रेशन रिलीव करने के लिए क्या करेगा? कंपार्टमेंट को खुला छोड़ देगा, ओपन। ठीक है, ताकि मसल का एनॉक्सिया यानी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी से नेक्रोसिस। एन का मतलब क्या? एब्सेंट ऑक्सिया, ऑक्सीजन से आपने आरईएस में अभी तक पढ़ लिया होगा। एनॉक्सिया क्या है? नेक्रोसिस ऑफ मसल्स। ठीक है, अब देखिए ये नॉर्मल कंपार्टमेंट था, ऐसे मसल्स अरेंज थे। अब इसके अंदर किसी भी वजह से प्रेशर बढ़ता है। प्रेशर बढ़ने की क्या वजह है? या तो मसल्स का इस्कीमिया है, ब्लड वेसल कोई क्लॉट बन गया उस वजह से, फ्रैक्चर होने से, बोन टूट जाने से, ब्लड वेसल डैमेज हो गई है उस वजह से। ठीक है, किसी वजह से कंप्रेशन हो गई है, मसल्स स्वेल कर गए, तो वो कंटेंट्स को मजीद प्रेशर देंगे। तरीका क्या करना है कि जो स्वॉलन देखिए लेग है, इसके कंपार्टमेंट को कट लगा के खुला छोड़ दिया, और इसको टाइम दिया जाता है कि ये खुद ही हील हो, सारी इन्फ्लेमेशन सेटल हो, ब्लड इजीली आए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है टीनोसाइनोवाइटिस और डिसलोकेशन है फिबुलरिस लॉन्गस और ब्रेविस टेंडन की। ठीक है, टीनोसाइनोवाइटिस क्या है बच्चे? पहले इसको स्प्लिट करके पढ़ते हैं फिर हमें समझ आएगी। ठीक है, टीनो वर्ड इज फ्रॉम टेंडन,
साइनो वर्ड इज फ्रॉम साइनोवियल मेम्ब्रेन और आइटिस वर्ड इज फॉर इन्फ्लेमेशन। यानी कि आपको याद है ना कि टेंडन्स के ऊपर जो टेंडन की पिक्चर होती है कैसे होता है, टेंडन होता है उसके ऊपर शीत लगी होती है, ठीक है, उसके ऊपर, ठीक है, मतलब इस तरह की साइनोवियल शीत होती है। तो अगर उस सब की इन्फ्लेमेशन हो तो उसको हम टीनोसाइनोवाइटिस कहते हैं, ठीक है। अब जब फिबुलरिस लॉन्गस और ब्रेविस मसल की इन्फ्लेमेशन या टीनोसाइनोवाइटिस होता है तो क्या कंडीशन होती है, पेन होता है जहां पर ये रेड प्रोमिनेंट किया गया ना वहां पर, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा सुपरफिशियल है और मोबिलिटी में इन्वॉल्व है तो ये टीनोसाइनोवाइटिस कॉमन है, इसलिए इसको डिस्कस करें, ठीक है। आप करते क्या हो, ट्रीटमेंट कैसे करते हो, पेशेंट को इमोबिलाइज करते हो, उसे मना करते हो कि वो फुट पे वेट ना बियर करे, वो चले नहीं, ठीक है, हीट लगाते हो वहाँ पर और फिजियोथेरेपी करते हो, यानी कि उसको कंट्रोल्ड एक्सरसाइजेस करवाते हो, ठीक है। टेंडन डिस्लोकेट भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि इतना ज़्यादा स्वेलिंग हो कि ये मेल्यूलस से ऐसे होकर आगे आ जाए, ठीक है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि पहले सुपीरियर रेटिनाकुलम टर्न ऑफ हो जाए, बिल्कुल टीयर हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि पिक्चर कैसे होती है, आगे इसकी ऐसे सुपरफिशियल रेटिनाकुलम होता है, ठीक है, इस तरह का रेटिनाकुलम होता है, उसके पीछे ये मेलियोलस, लेटरल मेलियोलस से लेकर पीछे कैल्केनियस तक। तो अगर किसी का इतना ट्रॉमा हुआ है, उसका रेटिनाकुलम रप्चर हो गया, फिर टीनोसाइनोवाइटिस होता है तो ये टेंडन रब करता हुआ ऐसे आगे की तरफ भी यहाँ भी आ सकता है। ये देखो यहाँ पे रेड से दिखाया हुआ है, यानी कि ये वाला पोर्शन कि पेरोनियस लॉन्गस के कहाँ से टीयर होगा, और ये दिखाया हुआ है कि कहाँ से पेरोनियस ब्रेविस टीयर होगा, ठीक है। रप्चर टेंडोकैल्केनियस क्या है, पहले याद हो कि टेंडोकैल्केनियस क्या है। हमारा जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग है उसके जो सुपरफिशियल मसल्स हैं यानी कि गैस्ट्रिक्नीमियस, सोलियस और प्लैंटेरिस, इन तीनों के कंबाइंड टेंडन को हम टेंडोकैल्केनियस कहते हैं, ठीक है, क्योंकि टेंडन है जो कैल्केनियस पे इंसर्ट होता है। ये वैसे सब कॉमन स्पोर्ट रिलेटेड इंजरी है। होते कहाँ है रप्चर, जो इसका नैरोएस्ट पार्ट है तकरीबन 2 इंचेस अबव इट्स इंसर्शन, यानी कि जो ये कैल्केनियस है ना इससे तकरीबन 2.5 इंचेस ऊपर ये जो पॉइंट है ना यहाँ पर नैरोएस्ट होता है, यहाँ पर रप्चर होता है। सडन शार्प पेन आपको फील होता है और इमीडिएट डिसेबिलिटी, यानी कि जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट का फंक्शन है यानी कि प्लांटर फ्लेक्शन वो फौरन इम्पैक्ट हो जाता है, ठीक है। मसल रिट्रैक्ट करके ये वाले, क्योंकि इन बेलीज को, इन मसल्स को इस टेंडन ने ही खींच कर रखा होता है, अब जब ये यहाँ से छूटे तो मसल फौरन रिट्रैक्ट करके वापस ऊपर की तरफ चले जाते हैं और एक पेल्पेबल होता है जिसको आप हाथ लगाकर फील कर सकें, गैप मिलता है आपको टेंडन में, ठीक है। और पेशेंट के लिए इम्पॉसिबल होता है कि फुट को प्लांटर फ्लेक्स यानी कि यहाँ से नीचे मूव करवा सके। अब टेंडन को सूचर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेग को इमोबिलाइज करना, मूवमेंट को मना करना इंपॉर्टेंट ताकि जल्दी से हील हो जाए, क्योंकि ये वेट बेयरिंग स्ट्रक्चर है। और इसके लिए इमोबिलाइज कैसे किया जाता है कि एंकल जॉइंट को प्लांटर फ्लेक्स करवाते हो, यानी कि यहाँ से कहते हो कि इस जॉइंट को नीचे की तरफ मूव करो और नी को फ्लेक्स करो। उससे क्या फायदा होता है, जो गैस्ट्रिक नीवियस मसल्स हैं, ठीक है, गैस्ट्रिक नीवियस सॉलिस मसल है, वो थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं तो टेंडन आपको पुल करना ईजी रहता है, ठीक है। आप समझें कि उस तरह आपको टेंडन की लेंथ मिल जाती है जब आप प्लांटर फ्लेक्स कराते हो, एंकल को, नी को फ्लेक्स कराते हो तो टेंडन थोड़ा सा आपको इलोंगेट हुआ मिलता है, मतलब क्योंकि टॉट नहीं होता है ना उस कंडीशन में, आप उसको इजीली सूचर करते हो, फिर आप उसी कंडीशन में रेस्ट करने को कह देते हो। ये देखें बच्चों, ये टेंडन रप्चर हुआ तो ये मसल सारा बल्क ऊपर चला गया है, और अगर आप यहाँ हाथ लगाएंगे ना इधर और इधर आपको पल्पेबल फील होगा कि गैप है दरमियान में। ये देखिए ये रप्चर हुआ, ये सूचर कर रहे हैं, स्टिक कर रहे हैं यहाँ पर पूरा, ठीक है। प्लांटेरिस से क्लिनिकल में दो चीज़ें हैं कि प्लांटेरिस का टेंडन रप्चर हो तो क्या होता है और ऑटोग्राफ का क्या काम है। प्लांटेरिस का टेंडन वैसे इतना खास रप्चर नहीं होता, अगर हो भी तो टेंडोकैल्केनियस यानी कि गैस्ट्रिक नीवियस और सोलियस के टेंडन के साथ ही रप्चर होता है, क्योंकि कंबाइन है वहीं रिपेयर कर देते हैं। अब जिस तरह एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म में पल्मेरिस लॉन्गस के बारे में पढ़ा था कि वो ग्राफ्टिंग, मसल ग्राफ्टिंग में काम आता है, इसी तरह लेग में से अगर कोई मसल ग्राफ्टिंग के काम आता है तो वो प्लांटेरिस है। वहां पर पल्मेरिस लॉन्गस था, यहाँ पर प्लांटेरिस है। वहां पर पल्मेरिस वीक फ्लेक्सर ऑफ रिस्ट था, उसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो बहुत सारे लोगों में 15% पॉपुलेशन में एब्सेंट भी था। सेम गोज विद द प्लांटेरिस, ये भी 10% पॉपुलेशन में एब्सेंट है, इसके ना होने से कोई खास फर्क नहीं आता मूवमेंट की स्ट्रेंथ पर, तो हम इसको ग्राफ के तौर पर यूज करते हैं। कोई और मसल ज़ाया हो गया तो इसको लेकर वहां लगा लिया।
डीप वेन थ्रोम्बोसिस और लॉन्ग डिस्टेंस एयर ट्रेवल। पहले पता चले कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस क्या है। थ्रोम्बोसिस है क्लॉट का बनना। डीप वेन कौन सी है? लेग की डीप वेन। आपको पता है कि सुपरफिशियल और डीप वेन है। सुपरफिशियल जो सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर है, डीप वो जो ब्लड वेसल्स के साथ है नीचे। अब जो लोग घंटों प्लेन में सफर करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस में, उनमें ये चांस होता है कि उनकी डीप वेन से थ्रोम्बस या क्लॉट बन जाए, क्योंकि हमारी ब्लड हमारा फ्लो कैसे करता है? डीप वेन्स का। डीप वेन्स का ब्लड ऐसे फ्लो करता है कि हमारे मसल मूव करते हैं, वो प्रेस करते हैं वेन्स को, ब्लड फ्लो रिटर्न होता है। अपर लिम्ब में ये चीज़ नहीं थी। वजह ये थी कि अपर लिम्ब पे ग्रेविटी का उस तरह इफेक्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन जो डीप वेन्स हैं लोअर लिम्ब की, उसमें ग्रेविटी का इफेक्ट ज़्यादा है। उसमें से ब्लड फ्लो करने के लिए ज़रूरी है कि मसल्स मूव करें, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करें, ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट करके वेन्स पे प्रेशर डालें और ब्लड फ्लो वापस जाए। अब जो लोग इमोबिलाइज होकर बगैर मूवमेंट के घंटों तक बैठे हैं, उनका ब्लड एक जगह पूल होता है और पूल होने से क्लॉट हो जाता है, ठीक है। क्लॉट होने के बाद आपको कैसी पिक्चर मिलती है? सोलियस मसल की वेन अगर थ्रोम्बोज हो तो आपको हल्का सा पेन होगा काफ रीजन में, यानी बैक ऑफ नी, ठीक है। और काफ मसल टेंडरनेस होगी। टेंडरनेस का मतलब होता है जब हाथ लगाओ तब पेन हो, ठीक है। टेंडर किसको कहते हैं? पेनफुल अपॉन टच, ठीक है। ये भी हो सकता है कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस का कोई साइन और सिम्टम्स ना हो। अब अगर लेकिन जब तक डीप वेन के अंदर थ्रोम्बस है, ये एसिड फैटल नहीं है, लेकिन अगर ये डिसलॉज होता है, वहां से डिसलोकेट होता हुआ वेसल्स में से गुजरता हुआ लंग्स में या हार्ट में चला जाए तो डेथ कॉज कर सकता है। लंग्स में चला गया तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है। ब्लड फ्लो जो अगर लंग्स का ब्लॉक हो गया, लंग्स ऑक्सीजन नहीं कर सकेंगे ब्लड में, तो क्या होगा? डेथ हो जाएगी पर्सन। किसी तरह हार्ट में चला गया तो ब्लॉक कर देगा, मायोकार्डियल इंफार्क्शन या हार्ट अटैक, एमआई हो जाता है, ठीक है। प्रिवेंटिव मेजर ये है कि हर थोड़े टाइम बाद हर घंटे टांगों को स्ट्रेच किया जाए, थोड़ा सा मूव किया जाए वेनस सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए। देखिए डीप वेन्स है, नॉर्मल फ्लो किस तरह का है कि ब्लड फ्लो किए जा रहा है वॉल्स के अंदर से, लेकिन डीप वेन में क्लॉट बन गया इमोबिलिटी की वजह से। ब्लड जब बहुत देर तक रुका रहा तो सारे सेल्स इकट्ठे जमा हो गए, क्लॉट बन गया, थ्रोम्बस बन गया, उसमें से ब्लड जमा हो रहा है, वापस जा रहा है नीचे, पूल कर रहा है, गुजर नहीं सकता। आपको तरीका क्या करना है कि आपको फ्लाइट के अंदर आपको अपने टोज को लिफ्ट करना है, ठीक है। हील्स को लिफ्ट करना है, मूवमेंट आपको करते रहना है, ठीक है। टैप कर लेंगे, टो लिफ्ट किया, हील लिफ्ट की, टो लिफ्ट किया पहले, फिर वापस नींद पे रखा, हील लिफ्ट की, हील वापस रखी, थोड़ी बहुत मूवमेंट करते रहना है ऐसे टैपिंग की तरह, तो ताकि आपका ब्लड फ्लो रेस्ट पे भी होता रहे। उसके बाद है प्लांटर फेशियाइटिस, एक इंपॉर्टेंट क्लिनिकल है। आप अगर जनरल फिजिशियन बनकर ओपीडी में बैठते हैं तो आप ये ज़रूर इनकाउंटर करेंगे। जैसे रिस्ट में पाल्मर एपोन्यूरोसिस था ना बच्चों, ठीक है, इसी तरह फुट में प्लांटर एपोन्यूरोसिस है। उसकी क्या अटैचमेंट्स है? ये जो कैल्केनियस बोन है ना, इससे लेकर इसी तरह ट्रायंगुलर है पाम की तरह, और फुट में जाकर इंसर्ट होता है। अब अगर जो लोग ज़्यादा टाइम तक खड़े रहते हैं या ज़्यादा वेट बेयर करते हैं ना, उनका ये जो फेशिया है ये इन्फ्लेम हो जाता है, और इस कंडीशन को हम प्लांटर फेशियाइटिस कहते हैं। काफ़ी पेनफुल होता है, ठीक है। अब जिन लोगों का ये चीज़ पुरानी हो जाती है वहाँ पर कैल्सिफिकेशन हो जाती है। अक्सर बॉडी में टेंडेंसी है कि कोई भी जो फेशियल लाइक स्ट्रक्चर बहुत अरसे से इन्फ्लेम्ड हो तो वहाँ पर कैल्शियम डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। इसी तरह फिर ट्यूमर्स में भी होता है कि उनमें कैल्शियम डिपॉजिट होता है, तभी हम उनको डिटेक्ट भी कर लेते हैं। जैसे ब्रेस्ट कैंसर्स होते हैं, वो एक्सरे या मेमोग्राम पर इसलिए नजर आते हैं कि छोटी छोटी कैल्शियम की डिपोजिशन हुई होती है उनके अंदर। अब कैल्शियम ओपैक है, वो एक्सरे पर नजर आ जाता है, आप फौरन माइंड में जाता है कि कोई इस तरह की चीज़ है, आप उसको फाइंड आउट करते हो तो बीमारी निकल आती है। इसी तरह प्लांटर फेशिया के अंदर कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है तो बोन जैसा पीस बन जाता है, उसको हम कल्कैनियल स्पर कहते हैं, ठीक है। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट ये करते हैं कि ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जो इन्फ्लेमेशन को, स्वेलिंग को कम करे, या फिर ये तरीका किया जाता है कि लोकल यानी कि इसी जगह पर एक स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगा दिया जाता है, वो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन को कम कर देता है, ठीक है। उसके बाद रेफर्ड हिप जॉइंट पेन है। रेफर्ड पेन का मतलब ये है कि पेन एक जगह से ओरिजिनेट हो लेकिन फील कहीं और पर हो। अब हमने जब जॉइंट्स डिस्कस किए थे और नर्व्स पढ़ी थी तो एक बात पढ़ी थी कि जो नर्व्स हैं जो हिप जॉइंट को सप्लाई करती हैं वही नी जॉइंट को सप्लाई करती हैं। फिर वही बात है कि एक वायर अगर डिफरेंट जगह पे बल्ब्स के साथ कनेक्टेड है, स्विच ऑन करने से सब लाइट अप होंगे। इसी तरह अगर नर्व डिफरेंट जगहों पे सप्लाई करती है, एक जगह पे भी कहीं अगर इम्पिंज होती है या इरिटेट होती है तो वो बाकी जगह पे भी पेन करेगी। यही चीज़ है कि हो सकता है कि हिप जॉइंट के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, उसका पेन नी जॉइंट के अंदर फील हो, और नी जॉइंट का पेन हिप जॉइंट के अंदर फील हो, ठीक है।
कंजेनिटल डिसलोकेशन, कंजेनिटल का मतलब है सिंस बर्थ, ठीक है। जो हिप जॉइंट की स्टेबिलिटी है ना वो उसके बॉल एंड सॉकेट अरेंजमेंट पर डेवलप करती है, ठीक है, डिपेंड करती है सॉरी, और स्ट्रॉन्ग लिगामेंट्स पे जो उसको होल्ड करके रखते हैं, किसको, हेड ऑफ फीमर को इन द सॉकेट लाइक एसिटाबुलम, ठीक है। अब अगर ये सॉकेट लाइक एसिटाबुलम ही सही तरह डेवलप नहीं हो सकता और हेड ऑफ फीमर को होल्ड नहीं कर सकता, तो कोई ऐसी स्टेबल जगह नहीं बचती एसिटाबुलम के डेवलप ना होने से जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे। तो क्या होगा, जो फेमरल हेड है वो एसिटाबुलम से बाहर निकलकर ग्लूटियल सरफेस ऑफ आइलियम बोन पे चला जाएगा, यानी कि अगर ये बाहर वाली साइड है हिप बोन की, इसके अंदर एसिटाबुलम अटैच होना था, लेकिन अब ये एसिटाबुलम शेलो है, प्रॉपर बना ही नहीं, तो ये हेड यहाँ से डिसलॉज होकर ग्लूटियल सरफेस ऑफ द आइलियम का मतलब है कि बाहर वाली सरफेस पर चला जाएगा, तो इसको कहेंगे कंजेनिटल हिप डिसलोकेशन। ये देखिए सॉकेट जो था ये प्रॉपर बना ही नहीं है, ये शेलो था, तो हिप डिसलोकेट होकर जो फीमर है, हेड ऑफ फीमर, ये बैक साइड पे चला गया है। ट्रोमेटिक हिप डिसलोकेशन क्या, ट्रोमेटिक का मतलब है ट्रॉमा से, ये रेयर है इस वजह से कि ये बहुत स्ट्रॉन्गली सपोर्टेड जॉइंट है, तो एसिटाबुलम की शेप से लिगामेंट स्ट्रॉन्ग, मसल स्ट्रॉन्ग, और इसमें एक बात थी कि जहाँ लिगामेंट्स वीक होते हैं वहाँ मसल स्ट्रॉन्ग है, और जहाँ मसल वीक है वहाँ लिगामेंट स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब अपनी स्ट्रेंथ की वजह से यहाँ इसकी डिसलोकेशन रेयर है, लेकिन जब कभी हो जाए तो जॉइंट फ्लेक्स और एडेप्टेड होगा, हेड ऑफ फीमर एसिटाबुलम से डिस्प्लेस होकर पीछे की तरफ आकर ग्लूटियल सरफेस ऑफ आइलियम पे रेस्ट करेगा, और क्योंकि वहाँ शियाटिक नर्व मौजूद है तो वो इंजरी कर सकती है, ठीक है। ज़्यादातर डिसलोकेशन मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स में होगी। ये देखिए जैसे यहाँ होना चाहिए था फेमरल हेड को इसके अंदर, ये उसकी बजाय डिसलोकेट होकर पीछे गया हुआ है। इस वाली पिक्चर में जो दिखाया हुआ है ना, देखिए नॉर्मल कैसा है और एबनॉर्मल कैसा है, ठीक है। ये एन लिख रही है, नॉर्मल है देखिए सॉकेट के अंदर, और ये देखिए सॉकेट ये था लेकिन हेड पीछे पड़ा है। हिप जॉइंट स्टेबिलिटी और ट्रेडेलनबर्ग साइन, ठीक है, ट्रेडेलनबर्ग साइन। हिप जॉइंट की स्टेबिलिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि जब बंदा एक टांग पर खड़ा होता है तो जो दूसरी साइड, मतलब एक लेग पर खड़ा है और दूसरी साइड को ज़मीन से उठाता है, तो क्या होना चाहिए, क्या चीज़ स्टेबल करेगी, तीन चीज़ें, ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस मसल नॉर्मल हो, ठीक है, हेड ऑफ फीमर पूरा एसिटाबुलम के अंदर हो, और नेक ऑफ फीमर का एंगल नॉर्मल हो। अगर ये सब चीज़ें हैं तो अगर बंदा एक टांग ज़मीन से उठाता भी है तो लेग की दूसरी साइड को एडिकेट सपोर्ट मिल जाती है, ठीक है। अगर इन तीनों में से कोई एक भी फैक्टर डिफेक्टिव हो गया तो पेल्विस सिंक करेगा। सिंक करने का मतलब है जैसे डिप लगती है ना, झटका लगता है, इस तरह करके डिप लगेगा, और पेशेंट को कहेंगे कि वो उसका ट्रेंडेलनबर्ग साइन पॉजिटिव है। जैसे नॉर्मल बंदा जब टांग से ज़मीन से उठाता है ना स्टेप लेने के लिए, तो उसका पेल्विस ऐसे सीधा ही रहता है, क्योंकि उसके ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस मसल फंक्शनल होते हैं, उसकी सुपीरियर ग्लूटियल नर्व फंक्शनल होती है जिसकी पहले बात की है, ठीक है। तो वो इस पेल्विस को स्टेबल रखती है, लेकिन जिस बंदे का ये नर्व ये वाली साइड काम ही नहीं करती, वो इसको स्टेबल ही नहीं, होल्ड ही नहीं करती, तो जिस साइड नॉर्मल होती है वहाँ पर प्रेशर पड़ जाता है ज़्यादा, वो साइड नीचे सिंक कर जाती है, तो हम कहते हैं कि पेशेंट ने पॉजिटिव ट्रेंडेलनबर्ग साइन एग्जिबिट किया है, ठीक है। जैसे देखिए ये बंदा है ना, इसने लेग अपनी उठाई है, तो उसका पेल्विस जिस साइड पर इसने लेग रेज की थी उस साइड पर सिंक हो गया, टेढ़ा हो गया है, और वो दूसरी साइड पर लड़खड़ा रहा है, ऐसे बैलेंस खराब होता है, बैलेंस मेंटेन करने की, ठीक है। अब नॉर्मली ये होता है ना कि जब बंदा चल रहा होता है तो दोनों साइड के ग्लूटियस मीडियस मिनिमस बारी बारी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जो आप लेग उठाते हो उस साइड वाला पहले, ठीक है, फिर एक साइड पर, फिर दूसरी साइड पर, ठीक है, यानी कि पेल्विस को पहले आप एक तरफ उठाते हो फिर दूसरी तरफ उठाते हो, इससे हिप पे फ्लेक्शन करके उसको आगे रखते हो, ठीक है, गेट साइकिल आपने पढ़ा होगा। तो अब जिस पर्सन की लेफ्ट साइड पे वीकनेस है कंजेनिटल, या उसके लेफ्ट साइड के मसल पैरालाइज हुए हैं, अगर आप उसको कहते हैं ना कि लेफ्ट लेग पे खड़े हो, या लेफ्ट लेग को, या लेफ्ट लेग पे खड़े हो, या राइट साइड को उठा लो ग्राउंड से, यानी लेफ्ट पे वजन डालकर राइट को उठा लो, तो हम कहेंगे उसका ट्रेंडेलनबर्ग साइन ऑपोजिट है। तो जो अनसपोर्टेड साइड है ना वो झटका करके यानी सिंक होगी नीचे की तरफ, ठीक है। अगर पर्सन चलेगा भी ना तो जितनी बार स्टेप लेगा उतनी बार उसकी वो साइड डिप करेगी,
ठीक है, अपोजिट साइड डिप करेगी तो उसके गेट को हम कहेंगे डिपिंग साइन, डिपिंग गेट, ठीक है। लेकिन अगर किसी बंदे की दोनों साइड ऐसे डिप करती हैं तो उसको हम वेडलिंग गेट कहते हैं। वेडलिंग होता है डक की तरह, डक को आपने देखोगे ना कैसे फुट को टैप कर करके चलती है, जैसे जोर जोर से हाथ मारते हैं आप किसी चीज पर, ठीक है, उसी तरह आपको फुट को टैप कर करके चलती है। इसी तरह ह्यूमन बीइंग में अगर पेल्विस स्टेबलाइज नहीं होगा मूव करने में तो वो भी टैप कर करके चलेगा, तो उसको हम वेडलिंग गेट कहेंगे, ठीक है। वॉकिंग में ऐसे पेन नहीं होता लेकिन पेल्विस स्टेबलाइज नहीं होता, ठीक है, झटके लगते रहते हैं। जो आप एक फुट उठाकर बैलेंस में खड़े रहते हो ना, से एक टांग पर वो चीज नहीं हो रही होती। अच्छा, हिप जॉइंट अरेथ्राइटिस की बात करते हैं। एक बंदा जिसको हिप जॉइंट की इन्फ्लेमेशन अरेथ्राइटिस है वो भी लेग को ऐसी पोजीशन में रखेगा, बल्कि सिर्फ अरेथ्राइटिस ही एक नेचुरल चीज़ है कि जब आपको कभी पेन होता है तो अब अगर आपको पता चल जाए कि आप एक पोजीशन में कंफर्टेबल हो तो आप हमेशा उस पोजीशन में रहना चाहोगे। सेम गोज विद हिप जॉइंट अरेथ्राइटिस। इस पेशेंट को पता है कि इसको मिनिमम डिस्कम्फर्ट किस पोजीशन में होगा, कि जब आप फीमर को फ्लेक्स तकरीबन करके रखो, ठीक है, पार्शली फ्लेक्स करो, एबडक्ट करो और एक्सटर्नली रोटेट करो। इससे क्या होगा कि एसिटाबुलम में थोड़ा सा दूर हो जाएगा हेड ऑफ फीमर से, तो जॉइंट कैविटी डिस्टेंड करेगी और पेन कम होगा, ठीक है। अब पेन जो है वो हिप जॉइंट के अंदर भी हो सकता है या नी में भी जा सकता है। किस नर्व से जाएगा? ऑब्ट्यूरेटर नर्व से, ठीक है। अब जो स्टिफनेस होगी वहां पर वो किस वजह से होगी? पेन और रिफ्लेक्स स्पैज्म की वजह से। जब भी कोई जॉइंट डैमेज होता है ना तो उसके आसपास के मसल रिफ्लेक्सिवली कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं जोर से, ताकि उसको एक जगह पर होल्ड कर ले, मूव ना करने दें और पेन ना हो, ठीक है। तो अब डिफॉर्मिटी आपको अल्टीमेटली क्या मिलेगी? थाई जो है वो फ्लेक्स है, एडक्टेड है, एक्सटर्नली रोटेटेड है, ठीक है, जो मसल स्पैज्म की वजह से पहले हुई है और बाद में कंट्रेक्चर की वजह से हुई है, ठीक है। पेशेंट खुद जब रखता है तो वो एबडक्ट रखता है, लेकिन जब डिफॉर्मिटी हो जाती है तो लेग एडक्ट हो जाती है, जॉइंट स्पेस नैरो होने की वजह से या कॉन्ट्रेक्चर बनने की वजह से, मस्कुलर स्पैज्म की वजह से। देखिए ऑस्टियोआर्थराइटिस में कैसे हेड ऑफ फीमर सारा डिस्टर्ब हो गया। अच्छा, फेमरल हेड का वेस्कुलर नेक्रोसिस अभी डिस्कस किया था, नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर की वजह से, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से। अब इसमें क्या होता है, मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमरल आर्टरी की जो ब्रांचेस है ना, रेटिनाक्युलर ब्रांचेस जिन्होंने इसके नेक को सप्लाई करना है, वो डैमेज हो जाती है, कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, ठीक है। और अगर हेड को एडिकेटली ब्लड फ्लो नहीं है तो हेड का नेक्रोसिस हो जाएगा, ठीक है। बच्चों में ट्रोमेटिक डिसलोकेशन की वजह से फेमरल एपिफाइसिस जो है वो डिसलॉज हो जाता है अपनी जगह से, तो भी ये ब्लड वेसल्स डैमेज होती हैं और उसका भी आउटकम यही है कि एवेस्कुलर नेक्रोसिस होगा हेड का। ये देखिए ऑब्टरेटर आर्टरी की ब्रांच, ये ब्लड फ्लो अगर ये यहाँ से इधर से डिस्टर्ब होता है तो ये ब्लड फ्लो पूरा चेन डिस्टर्ब होगी और एवेस्कुलर नेक्रोसिस होगी। अब नॉर्मल हेड को देखिए, उसके अंदर कार्टिलेज कैसा है, एवेस्कुलर हेड को देखिए, ये सारा खत्म होने लग गया है, ठीक है, क्योंकि इसके ब्लड फ्लो नहीं है एडिकेट। स्टेजेस हैं इसकी डिफरेंट, पहले जहाँ पे ब्लड फ्लो कम है वहां से नेक्रोज होते होते ये खत्म होता जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लिगामेंटस इंजरी ऑफ नी जॉइंट, ठीक है। क्रूशिएट लिगामेंट्स जो हैं, क्रूशिएट आपको याद है, क्रूशिएट वर्ड क्रॉस से था, जो लिगामेंट नी के क्रॉस के जैसे उनको क्रूशिएट लिगामेंट कहते हैं, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट्स, ठीक है। ये तब होती है जब नी जॉइंट की इंजरी होती है। इसमें जो एसीएल है, इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, उसके टीयर्स ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। और ये वो लिगामेंट है बॉडी का जिसके लिए सर्जरी फ्रीक्वेंटली की जाती है, ठीक है। समझ आइए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट बॉडी का वो लिगामेंट है जिसके लिए सर्जरी परफॉर्म की जाती है ज़्यादातर, ठीक है, वरना लिगामेंट्स में नहीं किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब जो है एक पॉइंट था जो आपको समझाने की ज़रूरत है कि जो वुमेन अपने प्री ओवुलेटरी फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में होती हैं उनको ज़्यादा चांस है ये इंजरी होने का। वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि फीमेल्स जो होती है ना बच्चों, उनका अल्लाह ताला ने उनकी बॉडी ऐसे बनाई होती है कि चाइल्ड बर्थ को ईजी किया जा सके, ठीक है।
और वो चीज़ रिलेटेड है मेंस्ट्रुअल साइकिल से, जिस टाइम उनके हार्मोन्स इन्फ्लुएंस करते हैं उनके लिगामेंट्स की लैक्सिटी को, ताकि जब बर्थ का लेबर का टाइम आए ना, तो जो बर्थ कनाल है ना, सारी उस पैसेज के लिगामेंट्स लैग से लूज हो जाएं, ठीक है, और लूज होकर लिगामेंट्स लूज होकर बेबी को पास करने का चांस दें। लेकिन अब क्योंकि वो हार्मोनल इन्फ्लुएंस पूरी बॉडी के लिगामेंट्स पे होगा, ज़ाहिर है हार्मोन तो फुल बॉडी ब्लड के अंदर होता है, पूरी बॉडी को इन्फ्लुएंस करेगा, इसी तरह वो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट को भी इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है। लेकिन ये क्योंकि अपनी पोजीशन की वजह से ज़्यादा प्रोन है इंजरी होने का, इसलिए इस फेज में यही अगर हो, फीमेल अपने प्री ओवुलेटरी फेज में हो, हार्मोनल इन्फ्लुएंस हो, और तब ऐसा कोई ट्रॉमा हो जाए जिसमें ये इंजरी हो सकती है, ठीक है, तो डिस्टर्ब हो सकता है एसीएल, ठीक है। जब इसकी निस्बत पीसीएल पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की इंजरी जो है वो ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये कि एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की जो इंजरी है ना, उसके साथ हमेशा नी जॉइंट के और भी स्ट्रक्चर्स डैमेज होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था इसमें अनहैप्पी ट्राइड था, अनहैप्पी ट्राइड में क्या 3 चीज़ें थी, उसमें मीडियल कोलेटरल लिगामेंट डैमेज होता है, उसमें एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट डैमेज होता है, और उसके अलावा तीसरी चीज़ क्या होती है, मीडियल मेनिस्कल इंजरी होती है, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे जॉइंट कैविटी डिस्टर्ब होती है तो उसमें क्विकली ब्लड फिल हो जाता है, जिसको हम हीम आर्थरोसिस कहते हैं। आपको क्या मिलेगा, जॉइंट में स्वेलिंग मिलेगी। अब पेशेंट की एग्जामिनेशन करोगे तो आप देखोगे कि टिबिया जो है उसको फीमर पर एक्सेसिवली पुल किया जा सकता है। पुल किए जाने का मतलब है कि वैसे तो फीमर और टिबिया एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, अब फीमर क्योंकि हिप जॉइंट में फिक्स है, इसलिए टिबिया को अगर आप पुल करने की कोशिश करोगे तो टिबिया स्लाइड कर कर फीमर पर रब होकर आगे की तरफ आएगी, ठीक है। इस वाली मूवमेंट को हम ड्रॉवर साइन कहते हैं। ड्रॉवर यानी दराज से कि उसको आप खींचकर जैसे बाहर निकाल सकते हो ना, ऐसे अगर आप टिबिया को पुल करते हो तो टिबिया आगे की तरफ मूव करती है, ठीक है। अब क्योंकि नी जॉइंट की स्टेबिलिटी ज़्यादातर क्वाड्रेसिव फेमोरस की टोन पर डिपेंड करती है और कोलेटरल लिगामेंट्स की इंटेग्रिटी पर डिपेंड करती है, तो क्रूशिएट लिगामेंट को टियर को स्टिच करना या सूचर करना सर्जिकली हमेशा ज़रूरी नहीं है, अनलेस ये बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हो, ठीक है। ट्रीटमेंट इसका ये किया जाता है कि पेशेंट को इमोबिलाइज करके उसके बाद जब थोड़ी सी हीलिंग हो जाती है तो इस तरह की एक्सरसाइजेस सिखाई जाती हैं जिससे क्वाड्राइसेप फेमोरस ज़्यादा पावरफुल हो जाए, फिर वो नी जॉइंट को स्ट्रेंथन रखता है, तो क्रूशिएट लिगामेंट अगर टॉर्न भी हो तो इतनी वीकनेस नहीं होती। इस वाली पिक्चर में जैसा देखिए बच्चों, यहाँ पर एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट का टेस्ट दिखाया गया है। डॉक्टर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लेग को आगे की तरफ पुल कर रहे हैं। अब क्योंकि यहाँ पर मौजूद जो क्रूशिएट लिगामेंट होना चाहिए था वो टॉर्न हो चुका है, तो अगर ये लेग को पुल करेगा आगे की तरफ तो टिबिया स्लाइड होकर आगे आएगी। इसी तरह अगर पीसीएल पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट डैमेज हो चुका है, पुश करने से टिबिया पीछे की तरफ मूव करेगी, नॉर्मली ऐसा नहीं होता। इस टेक्निक से टेस्ट यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। फाइनल ईयर के सर्जरी एग्जाम में नी जॉइंट मस्ट आता है, ठीक है, स्टेशन मस्ट है। ऑर्थोपेडिक सर्जन आपके फुट पे बैठता है ताकि फिक्स किया जा सके टिबिया को, और उसके बाद आपको टिबिया को होल्ड करके आगे की तरफ पुल करता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है मेनिस्कल इंजरी। अच्छा, मेनिस्काई की इंजरीज बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है, और मीडियल मेनिस्कल की इंजरी लेटरल की निस्बत बहुत ज़्यादा कॉमन है। रीज़न ये है कि लेटरल मोबाइल है, जब उस पर स्ट्रेस पड़ता है तो वो डिसलोकेट होकर खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है, लेकिन जो मीडियल मेनिस्कस है वो अपनी फिक्स पोजीशन की वजह से एडिकेटली मोबाइल ना होने की वजह से ज़्यादातर इम्पैक्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये होता है कि जो फीमर है वो टिबिया पर रोटेट होती है, और टिबिया जो है वो फीमर पर, तो नी जॉइंट पार्शली फ्लेक्स होता है, ठीक है। जब ऐसी कंडीशन होती है कि नी जॉइंट फ्लेक्स हो और फीमर रोटेटेड हो टिबिया के ऊपर, तो मीडियल मेनिस्कस जो है इसके दरमियान में स्टक होता है उस टाइम, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में अगर ट्रॉमा हो जाता है यानी कि फ्लेक्स कंडीशन में, तो मीडियल मेनिस्कस के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर या स्ट्रेस आता है और मीडियल मेनिस्कस अपनी लेंथ में टियर हो जाता है, ठीक है, यानी लेंथ वाइज टियर आ जाता है उस पर,
और जॉइंट जो है वो फर्दर मूव नहीं कर सकता ड्यू टू पेन, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं लॉकिंग ऑफ नी जॉइंट। इसको आपने अनलॉकिंग के साथ कंफ्यूज नहीं करना बच्चों। अनलॉकिंग ऑफ नी जॉइंट ये थी कि जब आप नी को फ्लेक्स करते हो, सॉरी नी को एक्सटेंड करते हो, तो फीमर जो है वो स्लाइटली रोटेट करती है टिबिया पर ताकि जॉइंट को फिक्स करके एक्सटेंशन को सपोर्ट किया जाए, ठीक है। लेकिन लॉक हो जाने और उसके बाद उसी मूवमेंट को रिवर्स करने को अनलॉकिंग कहा था ताकि नी को फिर फ्लेक्स किया जा सके। लेकिन जहाँ तक बात है लॉकिंग की, तो लॉक तब होता है जब मीडियल मेनिस्कल इंजरी होती है तो जॉइंट इमोबाइल हो जाता है, ठीक है, उसको लॉक होना कहते हैं। वो डिफरेंट है इमोबिलिटी से या अनलॉकिंग से। अब यहाँ पर आपके पास मेनिस्कल टीयर इस पिक्चर में शो किए, देखिए ये लेंथ वाइज या लॉन्गिट्यूडनल टीयर है, ठीक है, और इसको कहते हैं कंप्लीट बकेट हैंडल टीयर, ठीक है। उसके बाद ये पेरिफेरल अटैचमेंट से सेपरेट हो गया। उसके अलावा ये पोस्टीरियर हॉर्न का टीयर है, ये पोस्टीरियर पोर्शन का, और उसके अलावा ये इंटीरियर पोर्शन का टीयर है, ठीक है। इस पिक्चर में दोबारा साइंस सारे रिपीट किए गए। ये अभी जिसको डिस्कस करते हैं लॉन्गिट्यूडनल टीयर है ये। अच्छा, एंकल स्प्रेन्स क्या है? एंकल स्प्रेन जो है वो बच्चों बहुत कॉमन कंडीशन है जो आप लोगों ने अपने हाउस होल्ड में टैकल की होगी, सुनी होगी, आपसे पूछा भी जाएगा। स्प्रेन इसको कहते हैं कि लिगामेंट जो है वो डैमेज हो लेकिन रप्चर हुए बगैर, ठीक है, लिगामेंटस इंजरी विदाउट बीइंग डैमेज, ठीक है, तो उसको हम स्प्रेन कहते हैं। अब ये लेटरल और मीडियल एंकल स्प्रेन्स होते हैं, ठीक है। लेटरल स्प्रेन तब होंगे जब एक्सेसिव इनवर्जन करोगे ना फुट को ज़्यादा इन्वर्ट करोगे तो लेटरल मेलियोलस पर प्रेशर आएगा, तो वहाँ पर जो टेंडन्स हैं उनमें डैमेज हो सकता है, ठीक है। टीयर नहीं होते क्योंकि बहुत स्ट्रांग होते हैं, लेकिन डैमेज हो जाते हैं तो उसको हम लेटरल एंकल का स्प्रेन कहते हैं, ठीक है। अब एंटीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट और कैल्केनियोफिबुलर लिगामेंट पार्शली टॉर्न हो जाते हैं इसमें, जिस वजह से बहुत ज़्यादा पेन होती है और लोकल स्वेलिंग होती है। मीडियल एंकल की बात करें, मीडियल एंकल स्प्रेन की तो उस केस में ये कम कॉमन है एज कम्पेयर टू लेटरल एंकल स्प्रेन, ठीक है। और इसमें क्या होगा, जो डेल्टॉइड लिगामेंट है ना, जो स्क्वायर डेल्टा शेप लाइक लिगामेंट है मीडियल मेलियोलस पर, वो एक्सेसिव इवर्जन की वजह से डैमेज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये लिगामेंट इतना स्ट्रॉन्ग भी है कि इसका पुल मीडियल मेलियोलस को की टिप को टीयर ऑफ भी कर सकता है, ठीक है। ये देखिए ये एंकल स्प्रेन है, इसमें डिस्टल टेलोफिबुलर जॉइंट डैमेज होता है, ठीक है। ये मीडियल एंकल स्प्रेन है, इसमें देखिए डेल्टॉइड लिगामेंट डैमेज होता है। और ये देखिए लेटरल एंकल स्प्रेन, इसमें एंटीरियर टेलोफिबुलर और कैल्केनियोफिबुलर लिगामेंट डैमेज होते हैं। अच्छा, स्प्रेन वर्सेस स्ट्रेन में डिफरेंस क्या है? स्प्रेन ये है कि लिगामेंट डैमेज हो, रप्चर ना हो। स्ट्रेन ये है कि रप्चर हो जाए लिगामेंट डैमेज हो जाने के बाद, ठीक है। तो एंकल स्प्रेन और एंकल स्ट्रेन में ये डिफरेंस है। अच्छा, मेटाटार्सोफिलेंजियल जॉइंट या बिग टो का क्लिनिकल नोट है कि हेलिक्स वेल्गस किसे कहते हैं? वेल्गस मैंने को बताया जब भी कोई एंगल इंक्रीज हो जाता है। ये लेटरल डेविएशन है ग्रेट टो की, ठीक है, एट द मेटाटार्सोफिलेंजियल जॉइंट, ठीक है। अब ये वुमेन में ज़्यादा कॉमन होता है मैन की निस्बत। वजह क्या है? बैडली फिटिंग शूज़ की वजह से, ठीक है, क्योंकि वुमेन ज़्यादातर टाइट शूज़ पहनती है, इस वजह से उनको ये कंडीशन होती है। अच्छा, अब आप पूछेंगे कितना लेक्चर रहता है? बस थोड़ा सा रहता है, 10 मिनट्स, ठीक है, 10 to 15 मिनट्स। अब वुमेन में इसकी इंसिडेंस ज़्यादा है। वजह क्या है? बैडली फिटिंग शूज़ की वजह से। पहले ये होता है कि अच्छा, एक वजह ये भी है कि मेटाटार्सल बोन शॉर्ट हो तो भी थंब जो है वो बिग टो जो है लेटरल साइड पर डेविएट हो जाता है। पहले ये होता है कि मसल्स के पुल की वजह से ये पिक्चर बनती है, उसके बाद बोन आहिस्ता आहिस्ता परमानेंट ये शेप कर लेती है। तब जब इनिशियली इस कंडीशन को हम हेलस वेल्गस कहते हैं, और जिस टाइम बोन इन्वॉल्व हो जाती है, रिजिड हो जाती है, तो उसको हम हेलस हेलेक्स वेल्गस कहते हैं, ठीक है। नॉर्मल मेटाटार्सोफिलेंजियल जॉइंट ऐसा है, लेकिन जब ये इस तरह लेटरल साइड की तरफ, क्योंकि मीडियल साइड पर बिग टो है, लेटरल साइड की तरफ डेविएट कर जाता है, तो उस टाइम इसको हेलस वेल्गस कहते हैं। ये बनियन क्या चीज़ है? ये लोकलाइज स्वेलिंग है जो
इस केस में होती है, ठीक है। यहाँ पर क्लिनिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फुट आर्चेस, ये एक ऐसी चीज़ है जो आप नॉर्मल रूटीन लाइफ में इनकाउंटर करेंगे और सबने सुना भी होगा। पेस्ट प्लेनस या फ्लैट फुट ये कंडीशन है जिसमें मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च एडिकेटली डेवलप नहीं होती है, कोलैप्स कर जाती है, ठीक है। अब ये होता है कि फोर फुट जो है वो लेटरली डिस्प्लेस हो जाता है और इवर्टेड होता है, यानी कि जो मीडियल आर्च है वो नॉर्मली एडिकेटली सपोर्ट नहीं होती। उसकी की बोन क्या है, मिडिल आर्च की की बोन टॉलस है ना। अब टॉलस को अगर एडिकेट सपोर्ट नहीं मिलेगी तो वो आर्च को भी सपोर्ट नहीं कर सकेगी, इस वजह से आर्च अपनी शेप मेंटेन नहीं कर सकती और कोलैप्स कर जाती है। तो फुट की शेप कैसे होती है, बोन्स की शेप परमानेंटली चेंज हो जाती है। इससे क्या होता है कि फुट जो है बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, यानी कि जो आर्च यहाँ पर ये चीज़ होनी चाहिए थी ना, यहाँ पर ये इस तरह नहीं रहती, तो उसको हम फ्लैट फुट कहते हैं। आपने सुना होगा कि आर्मी में जो है वो कमीशन के लिए देखते हैं कि बंदा फ्लैट फुटेड ना हो, वो यही चीज़ है। उसकी आर्च देखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आर्च जो है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। जो फ्लैट फुटेड लोग होते हैं ये भाग नहीं सकते ज़्यादा ज़ोर से, तेज़ भाग नहीं सकते क्योंकि इनका बैलेंस ख़राब होने का खदशा होता है, ठीक है। इसी तरह पेस कैविस या क्लॉ फुट कंडीशन है जिसमें आर्च नॉर्मल से ज़्यादा हाई होती है और फुट की शेप डिस्टॉर्ट हो जाती है। ये लोग भी जो है वो एडिकेटली बैलेंस अपना मेंटेन नहीं कर सकते और ये कंडीशन अक्सर पोलियो के साथ रिलेटेड होती है, ठीक है। नॉर्मल फ्लैट फुट और क्लॉ फुट, नॉर्मल नॉर्मल फुट देखिए इसकी आर्च मीडियल कैसे एलिवेटेड है, यहाँ से देखिए ये फ्लैट फुट देखिए बिल्कुल स्ट्रेट है और क्लॉ फुट ज़्यादा आर्च है, हाई आर्च फुट है। अच्छा, आर्टीरियल पैल्पेशन की बात करते हैं कि आर्टरीज कहाँ कहाँ पर पैल्पेट की जा सकती हैं लेग के अंदर। फेमरल आर्टरी सबसे पहले अब कहाँ पर मिलेगी आपको, फेमरल आर्टरी जो है थाई में इंटर करती है डीप टू इंग्वाइनल लिगामेंट, किस जगह पर, एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन और सिम्फिसिस प्यूबिस, यानी कि जहाँ पर इंग्वाइनल लिगामेंट है उसके मिड वे में, वहाँ पर ये आर्टरी इजीली पैल्पेट हो सकती है क्योंकि बैक साइड पर वो मसल है जो फेमरल ट्रायंगल की बाउंड्री बना रहे हैं, पेक्टिनियस मसल है और सुपीरियर एमस ऑफ प्यूबिस है, तो आप वहाँ पर प्रेस करते हो तो आप उसको इजीली पैल्पेट कर सकते हो, फिंगर से फील। पॉप्लिटियल आर्टरी कहाँ आप पैल्पेट करोगे, पॉप्लिटियल स्पेस के अंदर। इसका तरीका ये है कि नी को थोड़ा सा फ्लेक्स करते हो और नी के अंदर वाली साइड हाथ रखते हो तो आपको इजीली फील हो जाता है, ठीक है। डॉर्सेलिस पीडिस आर्टरी की बात करें, डॉर्सेलिस पीडिस आर्टरी जो है एक्सटेंसर हेलोसिस लॉन्गस और एक्सटेंसर यूटोरम लॉन्गस के टेंडन के दरमियान पैल्पेट होती है, ठीक है। मिडवे बिटवीन द मीडियल एंड लेटरल मेल्यूलाइन, सबको पिक्चर से मैं दिखाती हूँ नेक्स्ट स्लाइड में आपको, ठीक है। फिर पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी आपको मीडियल मेल्यूलस के पीछे मिलेगी। ये देखिए पॉइंट्स पहले देख लें फिर बताती हूँ। ये तकरीबन एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन और प्यूबिक टर्टिकल के दरमियान इस पॉइंट पर आप फेमरल आर्टरी को पैल्पेट कर सकते हो। नी में यहाँ पर पीछे की तरफ हाथ रखकर पॉप्लिटियल आर्टरी को, दो मेल्यूलर के दरमियान डॉर्सेलिस पीडिस आर्टरी और पोस्टीरियर टिबियल पीछे मीडियल मेल्यूलस के पीछे, ठीक है। ये देखिए पॉइंट्स हैं, यहाँ पर जहाँ पे ये शॉकिंग पिंक डॉट है, अगर आप यहाँ पर अपनी दो फिंगर्स रखेंगे तो आप आराम से इस पल्सेशन को फील कर सकेंगे। फेमरल आर्टरी आपको फेमरल ट्रायंगल के अंदर मिलेगी, ठीक है। पॉप्लिटियल आर्टरी आपको पॉप्लिटियल फोसा के अंदर मिलेगी। आप देखें इसमें आप हाथ कैसे रखोगे कि आप अपनी फिंगर्स यहाँ पीछे की तरफ ऐसे अपनी फिंगर्स रखो तो, ठीक है। उसके बाद पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी मेलियोलस के पीछे, ये मेलियोलस है, और उसके बाद डॉर्सेलिस, ये मेलियोलस है, ठीक है। डॉर्सेलिस पीडिस आपको कहाँ मिलेगी, टो की डॉर्सम, सॉरी फुट की डॉर्सम पे। कोलेटरल सर्कुलेशन ये होता है कि ऑल्टरनेट या बाईपास सर्कुलेशन, ठीक है। लोअर लिम्ब की सर्कुलेशन जो है वैसी डेवलप नहीं होती जैसे अपर लिम्ब की सर्कुलेशन डेवलप होती है, ठीक है। यही वजह है कि फेमरल आर्टरी की सडन ऑक्लूजन या ब्लॉकेज से गैंग्रीन हो जाती है लेग की, ठीक है। लेकिन अगर ये ऑक्लूजन स्लो हो, डिलेड ऑनसेट हो, तो कोलेटरल वेसल्स को टाइम मिल जाता है एडिकेटली डेवलप करने का। अब कोलेटरल सर्कुलेशन होती कैसे इस केस में, इसमें अगर फीमर के अपर लेवल पे देखा जाए तो कोलेटरल सर्कुलेशन मीडियल लेटर सर्कमफ्लेक्स फेमरल आर्टरीज के एनास्टोमोसिस यानी कि क्रूशिएट और ट्रोकेंटेरिक एनास्टोमोसिस से होती है, और नी के लेवल पर जेनिक्यूलर या पॉप्लिटियल एनास्टोमोसिस होती है, ठीक है। फेमरल पॉप्लिटियल आर्टरी का जो एनास्टोमोसिस है जेनिक्यूलर या नी का एनास्टोमोसिस और क्रूशिएट और ट्रोकेंटेरिक से, ठीक है।
आर्टीरियल ऑक्लूसिव लेग डिजीज ये है कि इसमें इस कंडीशन में ये होता है कि लेग के मसल्स का इस्कीमिया होता है। इस्कीमिया होता क्यों है? जो ब्लड वेसल है वो नैरो हो जाती है किसी वजह से, या तो उसमें प्लाक बन जाता है, ठीक है, या फिर ब्लड का क्लॉट बन जाता है, ठीक है। प्लाक बनने की वजह एक्सेसिव फैट डिपोजिशन है, ठीक है। अब होता क्या है कि जब बंदा चलता है ना, ब्लड फ्लो, ज़ाहिर है मसल को ब्लड ज़्यादा चाहिए एक्टिविटी करने के लिए, लेकिन वेसल में इतनी जगह ही नहीं होती उस चीज़ को प्रोवाइड करने के लिए, तो इस्कीमिया जैसी कंडीशन होती है और पेन स्टार्ट हो जाता है लेग में, ठीक है। पेशेंट रेस्ट करता है तो ब्लड फ्लो दोबारा ऑक्सीजन को मेंटेन कर लेता है, पेन ख़त्म हो जाता है, दोबारा जब चलना शुरू करता है फिर पेन स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, और ये पेन जो है ना किसी सॉल्ट की डिपोजिशन या इस तरह की चीज़ से नहीं होता, ठीक है। यूरिक एसिड वगैरह से रिलेटेड पेन नहीं है बच्चों, ये ब्लड वेसल के अंदर पेन है, ठीक है। समझ गए आप इस चीज़ को? अब देखिए इस पिक्चर में क्या दिखाया हुआ है। इस पिक्चर में ये दिखाया हुआ है कि बंदा है, वो चलता है, ठीक है, उसको पेन होता है लेग में, जो वेवी से साइन दिखाया है ये पेन का है। पेन होता है, स्वेटिंग हो रही है, उसको बैठता है, रेस्ट करता है, ठीक हो जाता है, फिर चलता है दोबारा तो दोबारा डिस्कम्फर्ट होती है, ठीक है। अब डिस्कम्फर्ट ज़्यादातर काफ मसल्स में होती है, लेकिन थाई और बटक्स में भी हो सकती है। नर्व इंजरीज ये फाइनल टॉपिक है बच्चों उसका। अच्छा, जो नर्व इंजरीज लोअर लिम्ब की है ना बच्चों, वो उस तरह डिटेल में नहीं पढ़ी जाती जैसे अपर लिम्ब की इंजरीज पढ़ते हैं, ठीक है। फेमरल नर्व की इंजरी बात करें, आपको पता है कहाँ से इंटर करती है थाई में? डीप टू इंग्वाइनल लिगामेंट। फेमरल ट्राइंगल का कंटेंट है लेकिन फेमरल शीथ का नहीं है, ठीक है। अब ये नर्व डैमेज कैसे होती है? गन शॉट वोंड या स्टैब वोंड में, यानी कि चाकू लग जाए अगर थाई के अंदर, या फिर वहां पर गन शॉट वोंड हो। कंप्लीट इंजरी रेयर है, लेकिन होगा क्या? मोटर, क्योंकि ये इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई को सप्लाई करती है, वो हिप के, वो नी के एक्सटेंसर हैं, तो नी की एक्सटेंशन डैमेज होगी, लेकिन उसको कुछ हद तक एडक्टर मसल ओवरकम कर लेते हैं मूवमेंट में, ठीक है। सेंसेशन कहाँ लॉस होगी? एंटीरोमीडियल एस्पेक्ट ऑफ थाई पर जहाँ इसकी सप्लाई है, मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द लेग पर, और मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द फुट पर, ठीक है, जहाँ पर इसकी सेंसरी सप्लाई है। ये देखिए बच्चों, इस वाली लेग को इस वाली के साथ कंपेयर करें, यहाँ पर क्योंकि फेमरल नर्व की इंजरी हुई थी, तो जो क्वाड्राइसेप फेमोरस मसल है वो आप कह रहे हैं कि डीजनरेट होना शुरू हो गए, तभी इस वाली लेग का मैस कम है एज कम्पेयर टू दूसरी नॉर्मल वाली, ठीक है। ये एन लिख रही है, नॉर्मल है ये। जहाँ पर ब्लू कलर से शेड किया गया ना, ये वो जगह है बच्चे जहाँ पर फेमरल नर्व की सेंसरी सप्लाई होती है, तो अगर फेमरल नर्व इंजर होती है तो यहाँ पूरी जगह पर आपको सेंसरी लॉस मिलेगा। शेटिक नर्व इंजरी, शेटिक नर्व जो है वो कब कब इंजर्ड होती है? पेनिट्रेटिंग वोंड से, पेल्विस के फ्रैक्चर हो जाने से, हिप के डिसलोकेट हो जाने से, स्पेशली पोस्टीरियर डिसलोकेशन से, और उसके अलावा अगर गलत इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगा दो, जो कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में कॉमन प्रैक्टिस है कि क्वैक्स जो हैं, अताई डॉक्टर पढ़ा होगा आप लोगों ने इंग्लिश की बुक में चैप्टर था, सॉरी, तो वहाँ पर क्वैक्स जो हैं वो इस तरह की माल प्रैक्टिस करते हैं और गलत क्वाड्रेंट में इंजेक्शन लगाकर शेटिक नर्व को इंजर कर देते हैं। तो रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट इसका ये होता है कि हैमस्ट्रिंग मसल यानी कि पोस्टीरियर थाई के मसल पैरालाइज हो जाते हैं, ठीक है। नी की फ्लेक्शन वीक हो जाती है क्योंकि सार्टोरियस पे और ग्रेसिलस मसल एक्ट नहीं कर रहे होते, ठीक है। उसके अलावा फुट जो है वो प्लांटर फ्लेक्स नहीं कर पाता, ठीक है, सॉरी प्लांटर फ्लेक्स कर जाता है और डॉर्सी फ्लेक्स नहीं कर सकता, उस कंडीशन पे इसको हम फुट ड्रॉप कहते हैं। सेंसरी लॉस कहाँ मिलेगा? नी के नीचे, क्योंकि ऊपर की तरफ थाई में जो सेंसरी सप्लाई है वो ऑप्ट्यूरेटर नर्व, फेमरल नर्व और लेटरल पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई से है, वहाँ शेटिक की थाई के रीजन में सेंसरी सप्लाई नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो सेंसरी लॉस है वो नी जॉइंट से नीचे होगा। शेटिका कंडीशन है, शेटिका ये कंडीशन है बच्चे के शेटिक नर्व की जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उस सारे रीजन में पेन होने को शेटिका कहते हैं, ठीक है। यानी कि पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ थाई में, पोस्टीरियर लेटरल साइड ऑफ लेग में और लेटरल पार्ट ऑफ द फुट में, ठीक है। वजह क्या होती है? कोई भी अगर डिस्क प्रोलैप्स हो या लंबर या सैक्रल प्लेक्सस की रूट्स जिनसे शेटिक नर्व ऑरिजिनेट करती है उन पे प्रेशर आए, या फिर पेल्विस के अंदर कोई ट्यूमर हो, या शेटिक नर्व की किसी वजह से इन्फ्लेमेशन हो, ठीक है। ये देखिए साइट ऑफ इंजरी जैसे यहाँ बताया हुआ है कि वर्टिब्रल कॉलम में इंजरी थी तो शेटिक नर्व की इतनी सारी
डिस्ट्रीब्यूशन है, उस पूरी में पेन होगा, पोस्टीरियर थाई में, लेटरल लेग में और फुट तक। ये देखिए जहाँ से हाईलाइट किया हुआ ये सारा एरिया है पेन का, क्योंकि यहाँ पर शियाटिक नर्व की डिस्ट्रीब्यूशन है। इस पेन को हम शियाटिका कहते हैं, ठीक है। कॉमन फिब्युलर नर्व क्या है? कॉमन फिब्युलर नर्व जो है शियाटिक नर्व की ब्रांच है। अगर इसकी इंजरी होती है, कहाँ पर होती है? जहाँ पर ये नेक ऑफ फिब्युला के गेट बाइंड करती है। अब मोटर क्या चेंजेस आएगी? एंटीरियर लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग पैरालाइज हो जाएगा, ठीक है। इसके मसल पैरालाइज होने से क्या होगा कि लेग का क्या काम था, एंटीरियर लेग का, कि वो डॉर्सी फ्लेक्सर्स ऑफ द फुट थे, ठीक है। अब क्योंकि डॉर्सी फ्लेक्सर्स पैरालाइज हो गए तो क्या होगा? फुट प्लांटर फ्लेक्शन में चला जाएगा। अगेन क्या कंडीशन होगी? उसको हम कहते हैं फुट ड्रॉप। अब सेंसरी लॉस कहाँ पर मिलेगा आपको? सेंसरी लॉस जो है इंटीरियर लेटरल साइड ऑफ लेग पे, डॉर्सम ऑफ फुट पे, ठीक है। अलबत्ता जो मीडियल साइड ऑफ फुट है वो अनफेक्टेड होगी। वजह ये होगी कि वहाँ पर फेमरल नर्व सप्लाई करती है, और जो टो, स्मॉल टो का लेटरल एस्पेक्ट है वो भी अनफेक्टेड होगा, क्योंकि अक्सर जो नर्व उस जगह को सप्लाई करती है वो टिबियल नर्व की ब्रांच होती है, ठीक है। सूरल नर्व जो है ना वो कभी कभार टिबियल नर्व की ब्रांच होती है, कभी कॉमन फिब्युलर की। अगर इस पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हुई है उसमें सूरल नर्व टिबियल की ब्रांच है तो वहाँ पर सेंसरी लॉस नहीं होगा। ये देखिए ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन है। है जो अफेक्टेड फुट है वो डॉर्सी फ्लेक्स नहीं कर पाएगा, और उसको हम क्या कहेंगे? ड्रॉप फुट, जैसे रिस्ट ड्रॉप होता था। टिबियल नर्व इंजरी कहाँ होगी? जहाँ ये पॉप्लिटल फोसा को एग्जिट करके गैस्ट्रिक नीवे से सोलियस मसल में जा रही थी। इससे क्या नुकसान होगा? बैक ऑफ लेग और सोल ऑफ फुट के जितने इंट्रिंसिक मसल हैं वो सब पैरालाइज हो जाएंगे, ठीक है। और फुट जो है वो कैसा होगा? डॉर्सी फ्लेक्स्ड होगा, ठीक है, ऑपोजिट टू कॉमन फिब्यूलर। कॉमन फिब्यूलर में प्लांटर फ्लेक्स हो जाता है और टिबियल इंजरी में डॉर्सी फ्लेक्स हो जाता है। इस कंडीशन को हम कल्केनियो वेल्गस कहते हैं। सेंसेशन कहाँ लॉस होगी? फुट के सोल पर, और बाद में न्यूट्रिशनल अल्सर्स बन जाएंगे। देखिए इस तरह की पिक्चर है। शैटिक नर्व इंजरी या कॉमन फिब्युलर इंजरी में फुट ड्रॉप था, जबकि टिबियल नर्व इंजरी में फुट डॉर्सी फ्लेक्स रह गया। ये सोल है जहाँ पर इसकी ब्रांचेस हैं, तो यहाँ पर सेंसेशन इम्पैक्ट होगी। ऑप्टिरेटर नर्व इंजरी की बात करें तो ऑप्टिरेटर फोरामेन में इंजर होती है, और इसके इंजर्ड होने से मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ द थाई इम्पैक्ट होगा, यानी कि थाई की एडक्शन मुतासर होगी। लेकिन सेंसरी लॉस बहुत ही लिमिटेड होगा, क्योंकि ये थाई के बहुत स्मॉल से पोर्शन पर सेंसेशन दे रही होती है। क्वेश्चंस?